शॉक ब्रेन को देने के बाद ऐसा क्या हो जाता कि पेशेंट ठीक हो जाए? जो काम मेडिसिन को 1 महीना जा सकता है वो व्यक्ति शॉक ट्रीटमेंट से। न्यूली वेडेड कपल्स, मिड एज कपल्स, झगड़े बहुत हो रहे हैं। वाइफ बोलते कि तुझे मेंटल प्रॉब्लम है, हस्बैंड बोलता है कि वाइफ को मेंटल प्रॉब्लम है। एक्सपेक्टेशंस आर द रीजन फॉर द फ्रस्ट्रेशंस। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसे गजनी मूवी में दिखा है, ये सब कौन से कैटेगरी में आते हैं? सोशल मीडिया कितना इम्पैक्ट डाल रही है आजकल की जिंदगी पे सबके? उसका यूज कैसे करना है और मिसयूज नहीं होने देना है ये अपने हाथ में। जैसे अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने भी कुछ स्क्रीन टाइम का गाइडलाइंस भेजी। 2 साल तक बच्चों ने बिल्कुल मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेंटल डिसऑर्डर मेल्स में एक्सेप्टेबल नहीं है बहुत लोगों को, बट जैसे ही फीमेल्स के बारे में बात की जाती है, यस इट इज अग्रीड। पुरुष को भी डिप्रेशन हो सकता है। महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुष सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं आपके पास? ट्रस्ट इश्यूज लेके आ रहे हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं मोस्टली? सोल्यूशन इज सिंपल। सोल्यूशन इज टॉप 5 सिम्टम्स बताइए जिससे कि पता चले कि वी हैव टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। कोई हिडन सिम्टम्स है जो आप किसी वाइफ को टिप देना चाहेंगे कि ये अगर तुम्हारे हस्बैंड में दिख रहा है, मतलब उसको स्ट्रेस है, प्लीज उससे बात करो। लोग ऐसे ऐसे पैर बहुत हिलाते काम करते करते, इज इट सम डिसऑर्डर? नमस्ते आशीष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में जिसका नाम है सागर खापरे अरे बाप रे। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू जो आपने मुझे आपका कीमती वक्त दिया। आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत बिजी रहते हैं एंड आई एम ओवरवेल्म्ड टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ बट थैंक यू सो मच। सर मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट? हाउ डू दे हेल्प अस? हमें हेल्प कैसे करते वो लोग? द साइकेट्रिस्ट इज अ मेडिकल डॉक्टर, इज हैविंग अ मेडिकल प्रोफेशन। वो व्यक्ति पेशेंट की जानकारी लेके, उसकी हिस्ट्री लेके, उसके रिलेटिव से मुलाकात करके जो भी उसका डायग्नोसिस होके उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। जब किसी व्यक्ति को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो साइकेट्रिस्ट ही लिख सकता है। यदि उसकी अलग प्रकार का ट्रीटमेंट, मतलब जो साइकोथेरेपी बोलते हैं या बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, आज के ज़माने में CBT और REBT काफ़ी फेमस है, उसके लिए जो साइकोलॉजिस्ट है वो उसमें रोल अदा कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट राइट द मेडिकेशन। और एक उसमें एक ऐड करना चाहूँगा, जो साइकोलॉजिस्ट जो भी है दे शुड बी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वो वही व्यक्ति इस व्यक्ति का क्लिनिकल असेसमेंट करके उनका प्रॉपर थेरेपी भी कर सकते हैं। सो कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट, मतलब सो कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट आर जस्ट अ काउंसलर, बट थेरेपी शुड बी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आई मीन साइकेट्रिस्ट में वही आता है क्या सर? जैसे एग्जांपल हिप्नोथेरेपी हो गई, देन काउंसलिंग हो गई, थेरेपी सेशंस होते हैं जिसमें एक पर्सन मतलब वो साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करता है और उनके प्रॉब्लम्स बताता है, एंड थेरेपी सेशंस वो जो मैं देखता हूँ टीवी में, दैट इज व्हाट इट इज। बिल्कुल सही बात है। देखो, देखा जाए ब्रॉडली मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा। पहले अपन मेंटल इलनेस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेंटल इलनेस नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर व्यक्ति को उसके बारे में कल्पना नहीं रहती, उसके बारे में उसको पता नहीं रहता कि उसके साथ क्या हो रहा है उसके माइंड के साथ। तो जो रास्ते पे घूमते दिख रहे हैं, जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स जो बोलते हैं, जो वायलेंट पेशेंट रहते हैं, जो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट रहते हैं, दे आर मोस्टली साइकोटिक पेशेंट्स। दूसरे पेशेंट्स जो रहते हैं, जो न्यूरोटिक पेशेंट्स जो रहते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, फोबिया हो गया, पैनिक अटैक आने वाले पेशेंट्स रहेंगे, उनको न्यूरोटिक पेशेंट्स बोलेंगे। उनको भी कुछ प्रकार का ट्रीटमेंट लगता है। और तीसरे पेशेंट जो रहते हैं जिनको ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम्स बोलेंगे, जैसे इपिलेप्सी हो गया, जो उम्र 60 होने के बाद में डिमेंशिया हो गया, कभी कभी ICU में जाने के बाद में लोग कन्फ्यूजन में जो बर्ताव करते हैं उसको डिलीरियम बोलते हैं। कभी कभी लखवा मारने के बाद लोग उनका बर्ताव चेंज हो जाता है, उसको CVE विथ बिहेवियर प्रॉब्लम बोलते हैं। तो एक अलग अलग प्रकार के उनके क्लासिफिकेशंस किया जाता है। जो साइकोटिक बीमारियां या साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उन लोगों को मेडिसिन की अत्यावश्यक रहती है, मेडिसिन देना ही पड़ता है। उनका ट्रीटमेंट साइकेट्रिस्ट ही कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी जो क्लासिफिकेशन मैंने जो बोला है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये जो माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर्स जो है, उन चीज़ों में यदि उनकी क्षमता यदि माइल्ड स्वरूप की है, उस समय शायद मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस व्यक्ति की थेरेपी या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं या साइकेट्रिस्ट भी कर सकते हैं। सो इफ देयर इज अ क्लिनिकल प्रॉब्लम बॉडी में फिजिकली रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम और ब्रेन सिस्टम, आई गेस
दैट इज वेयर साइकेट्रिस्ट कम इनटू पिक्चर. श्योर. मेडिसिन के अलावा कोई और चारा नहीं है उसमें. मेडिसिन प्लस काउंसलिंग लगेगा. इफ सर्टेन थिंग्स लाइक स्ट्रेस है, किसी को कुछ और लग रहा है, तो दे कैन गो टू थेरेपीज, काउंसलिंग. ट्रॉमा है, कोई सी चीज़ का हादसे का निकल नहीं पा रहा है, तो दे कैन गेट थ्रू. इन सिंपल सेंटेंस, लिमिट के अंदर में है तो थेरेपी काम करेंगे, लिमिट से बाहर जा रहा है तो साइकेट्रिस्ट या आगे का ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी. आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए. आप कहाँ से हैं, कैसे बीइंग अ साइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, आपकी ये जर्नी टुवर्ड्स दिस करियर कैसे स्टार्ट हुई? डेफिनेटली. सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि साइकेट्रिस्ट एक आखिर में डॉक्टर ही होते हैं. मेरी जर्नी जब शुरू हुई तब मेरा जो बचपन है, मेरा 10वीं 12वीं मैंने भंडारा में कंप्लीट किया. कंप्लीट करने के बाद में हमने एंट्रेंस दिया. एंट्रेंस देने के बाद मेरा जो MBBS है यही नागपुर का है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से. नागपुर मैंने मेरा MBBS पास करने के बाद मैंने मेरा MD जो है मैंने मुंबई में ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई से पास किया और मैं साइकेट्रिस्ट बन गया. सबसे बड़ी बात ये रहती है कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में लोगों को थोड़ा डिफरेंस नहीं पता चल जाता. साइकेट्रिस्ट आर बेसिकली MBBS प्लस MD डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं दे आर काउंसलर, दे आर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, दे आर डन सम आर्ट कोर्सेस, मतलब MA MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले रहते हैं. तो दे आर नॉट बेसिकली MBBS डॉक्टर्स बट MD साइकेट्री इज़ अ बेसिकली मेडिकल प्रोफेशन. सो सर, आपके एक्सपर्टीज़ के बारे में हमें थोड़ा बताइए कि आप किस किस एरिया में लोगों को हेल्प कर सकते हैं. डेफिनेटली मैं घूम फिर के आखिर में MBBS डॉक्टर हूँ तो मैं हेल्थ के बारे में जानकारी देना चाहूँगा. हेल्थ की डेफिनेशन जब हम WHO करता है तो हेल्थ डेफिनेशन में 4 चीज़ें आती हैं. वन इज़ फिजिकल, वन इज़ मेंटल, वन इज़ सोशल, वन इज़ स्पिरिचुअल. तो मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ या साइकेट्रिस्ट हूँ, तो मेंटल हेल्थ के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा. बट जैसे लोग आज के ज़माने में लोग मेंटल हेल्थ के बारे में आज भी अनभिन्न है या उसकी तरफ ज़्यादा जानकारी लेना नहीं चाहते या पता करना नहीं चाहते या डॉक्टर के पास आना नहीं चाहते. वो सब लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में पूरा पैसा खर्च करते हैं, पूरा टाइम देते हैं, पूरा वक्त उसी में गंवाते हैं. बट स्टिल मेंटल इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट एज द फिजिकल हेल्थ टिल नाउ. बट मेंटल इज एज इक्वल इम्पोर्टेंट एज टू द फिजिकल हेल्थ. ठीक है. तो उस मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सब व्यक्ति ने उतना ही ख्याल देना चाहिए जितना अपन फिजिकल हेल्थ के बारे में देते हैं. लोग जिम जाते हैं, खाने में डाइट करना शुरू कर देते हैं, वही व्यक्ति अपने मानसिक रूप या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आज भी दुर्लक्ष्य करते हैं. तो उन्होंने वो नहीं करना चाहिए. Why did you choose psychiatry? Because MBBS जब हम लोग करते हैं तो that is where you choose your expertise, right? Sure, sure. So ऐसा क्या है कि आपको उस towards psychiatry आपको attraction हुआ या फिर आप उस करियर में जाने की कोशिश की? क्योंकि generally I have been talking to many doctors, they want to take medicine, सर्जरी, ये होते मेन उनके हिसाब से, एंड दे डीप्रायोरिटाइज साइकेट्री और अदर थिंग्स. तो आपने ये क्यों चूज़ किया? जब मैंने MBBS कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद में जब मेरा एंट्रेंस हुआ, एंट्रेंस होने के बाद मैंने साइकेट्री के बारे में जानकारी देखी तो मेरा नेचर ही ऐसा था कि मैं सबके साथ कम्युनिकेट कर पाता था. मेरे काफ़ी दोस्त थे, लोगों के साथ घूमना फिरना, मस्ती करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, संवाद करना, लोगों के साथ चहल पहल करना, घूमने जाना, खेलना. तो एक मेरा एक सोशल एनिमल टाइप मेरा नेचर था. तो मैंने जब देखा कि एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे मैं सब लोगों से बातचीत कर सकूँ, लोगों के मन की बारे में जानकारी ले सकूँ, उनको कुछ बता सकूँ. और कभी कभी लगता है कि लोगों को बारे में सुनना काफ़ी अच्छा लगता है, लोगों को बताना भी अच्छा लगता है. मराठी में बोलना चाहते हैं कि लोगों को हराने से अच्छा लोगों को जीतना मुझे कभी कभी अच्छा लगता है. वही चीज़ शायद मुझे मेरे साइकेट्रिस्ट बनने के लिए मजबूर की. तो मैं ये इतना बोलना चाहूँगा कि मैं साइकेट्रिस्ट बन के लोगों का मन एक जीतना की कोशिश करता हूँ, उनको आनंद देने का कोशिश करता हूँ, उनको समाधान देने का कोशिश करता हूँ, और वही मैं पिछले 15 साल से करते आ रहा हूँ. दैट गिव्स मी इनसाइट कि अगर आप साइकेट्रिस्ट हो, यू हैव टू बी अ गुड लिस्टर एज वेल एज अ स्पीकर. लोगों ने आपके सामने खुलना जरूरी है. डेफिनेटली. बट आपने ऐसे कभी साइकेट्रिस्ट देखे हैं क्या जो वेरी गुड इन मेडिसिन और उनके प्रोफेशन में बट नॉट गुड स्पीकर और लिसनर? यस, डेफिनेटली. जैसे साइकेट्री के की पॉइंट्स ये है कि ही शुड बी एक्टिव लिसनर्स. क्योंकि लोग हमारे पास वेंटिलेट करने आते हैं, लोग हमको बताने आते हैं, रिलेटिव्स बताने आते हैं, पेशेंट्स को बहुत सारी मन की बातें बतानी रहती. वो फेथ लेके आते हैं, या डॉक्टर के पास जाऊंगा मैं मन की भड़ास बता दूंगी या बता दूंगा एंड मेरा शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. तो ही शुड बी एक्टिव लिसनर. एंड देयर शुड बी द सेकेंड थिंग विच द साइकेट्री शुड बी नॉन जजमेंटल.
हम कोई किसी को जज नहीं करते, जो जैसे बताए उसको सुन लेते हैं और उसको प्रॉज एंड कॉन्स बताते हैं। ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, ये आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, कि वो अच्छा नहीं रहेगा, तूने ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तूने ये गलत किया, तू खराब व्यक्ति है या तू अच्छा व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार के कोई भी कमेंट साइकेट्रिस्ट नॉर्मली नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली कोई भी अच्छा साइकेट्रिस्ट इज ऑलवेज एक्टिव लिसनर एंड ही इज ऑलवेज अ नॉन जजमेंटल पर्सन। टॉप 5 इलनेस बताइए जिसके लिए आपके पास आना चाहिए और लोगों को उसके बारे में, वो इलनेस उनको है ये भी नहीं पता है। मन की डेफिनेशन में सबसे पहले बता देता हूँ। आपने जैसे बोला ना, तब मन देखा जाए तो इस माइंड का पार्ट है। इसको और थेरेटिकली या दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए तो माइंड इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ ब्रेन, राइट। हार्डवेयर ब्रेन है तो सॉफ्टवेयर माइंड है। कभी भी सॉफ्टवेयर में कुछ भी गड़बड़ लगती है तो उन्होंने साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। फिर सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती है? एक आते हैं इमोशंस मतलब भावनाएं, दूसरे आते हैं विचार मतलब थॉट्स, और तीसरे आते हैं बर्ताव मतलब बिहेवियर। किसी भी व्यक्ति को भावनाओं में कुछ गड़बड़ लगती है, विचारों में कुछ गड़बड़ लगती है, या उनके बर्ताव को गड़बड़ लगती है, यदि उनको नहीं समझ में आता है, या उनके फैमिली वालों को उनके बर्ताव में कुछ गड़बड़ लगती है या कुछ उनको डिस्टर्बेंस लगता है, तो उन लोगों ने साइकेट्रिस्ट, और उनको यदि माइंड लगता होगा तो इनिशियली दे कैन गो टू द साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, एंड उनका असेसमेंट डेफिनेटली करना चाहिए। तो सेल्फ असेसमेंट ऑफ दिस 3 थिंग, वन इज थॉट्स, बिहेवियर एंड इमोशन, इनमें से कुछ भी उनको डिस्टर्बेंस लगता है तो उन्होंने साइकेट्रिस्ट की जरूर मिलना चाहिए। बट सर पहचानेंगे कैसे? टॉप 5 सिम्टम्स बताइए जिससे कि पता चले कि वी हैव टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और हमें कोई मेंटल इलनेस होने वाली है या हम उससे गुजर रहे हैं, क्योंकि किसी मेंटल इलनेस को पहचानना बहुत इजी नहीं है। तो आप 5 टॉप 5 सिम्टम्स बताइए जिससे कि हमें इजीली पता चले कि हमारे फैमिली मेम्बर को या हमें कोई मेंटल डिसऑर्डर है जिसके वजह से हमें हॉस्पिटल या फिर एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। काफ़ी अच्छा सवाल पूछा। मैं तो फिर से बोलूँगा कि अपना रूटीन यदि डैमेज होता है तो अपने को सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सेल्फ असेसमेंट जरूरत करने का सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी नींद, आपकी निद्रा। आपकी निद्रा यदि बराबर नहीं है, नींद नहीं आ रही है, नींद आने के बाद बार बार उठ रहे हो, जल्दी सुबह नींद खुल जा रही है और बाद में नींद नहीं आ रही, ये सबसे पहला कारण हो सकता है आपका मानसिक स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ है। नंबर 2, आपको काफ़ी उदास लग रहा है, काफ़ी काम में मन नहीं कर रहा है, आपको काम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है, चाहे वो आपका कोई ऑक्यूपेशन हो, चाहे उस ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, जहाँ भी आपका वर्क प्लेस पे जाने की इच्छा न होना, ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, घर वाले यदि आपको बोल रहे हैं कि काफ़ी गुमसुम रह रहा है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, किसी से मिल नहीं रहा है, काफ़ी तुम्हारा स्वभाव पहले से अलग हो गया है, ठीक है, आपका सोशल विड्रॉल हो गया है, या आपका स्वभाव काफ़ी लोगों से पहले के मुकाबले कुछ अलग हो गया है, वो भी एक सिम्टम्स है। ये 3 जो सिम्टम्स है ये मेन सिम्टम्स है। चौथा सिम्टम्स में थोड़ा सा हायर बीमारी के बारे में बोलना चाहूँगा। मन में यदि बिना कारण या किसी भी कुछ कारणवश काफ़ी निराशावादी वृत्ति की वजह से आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही है, किसी को मारने की इच्छा और हो रही है, तोड़फोड़ करने की इच्छा हो रही है, ज़्यादा शराब पीने लगे हो, ज़्यादा नशा करने लगे हो, खुद के नहाना धोना भूल चुके हो, नहाना धोने की इच्छा नहीं हो रही है, मतलब सेल्फ केयर आपका इम्प्रूव नहीं हो रहा है या डैमेज होना शुरू हुआ है, इस कंडीशन में डेफिनेटली आपको साइकेट्रिस्ट की बात जाना चाहिए। तो मैं ये शॉर्टली पहले 3 सिम्टम माइल्ड बीमारी को पकड़ सकते हो और आखिरी के 2, 4th और 5th ये सीवियर बीमारी की आप पकड़ सकते हो। तो जैसे कैंसर के मल्टीपल स्टेजेस होते हैं सर, वैसे कोई मेंटल इलनेस के स्टेजेस है क्या जिसमें कोई एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाए उसके बाद वापस आना मुश्किल है, दे हैव टू बी, उनको पागल खाने में या हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा? उसका कैटेगराइजेशन बताइए या फिर स्टेजेस बताइए जिससे लोगों को हेल्प हो पाए कि उस स्टेज तक ना पहुंचने दे किसी को। मेंटल डिसऑर्डर के मैं फिर से 2 प्रकार बता देता हूँ। फिर CMD बोलते हैं, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स, उनके अंदर में भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर अपन 3 प्रकार पकड़ते हैं। किसी को सिर्फ यदि डिप्रेशन की बात करते हैं, उदास लगता है, निराश लगता है, तो अपने मेंटल स्कीमा में या अपने माइंड में भी एक खुद की एक मिलिट्री रहती है, खुद का एक डिफेंस मैकेनिज्म रहता है, अपने पास एक विल पावर रहता है, अपने पास एक रेजिलियंस रहता है। एक नाम मैं बता रहा हूँ, रेजिलियंस। मुझे कुछ सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बात करना है, कैसा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मेरे पास ही उसका एक टेक्निक है या उसका एक सॉल्यूशन है, मैं वो करने की कोशिश करती हूँ। उन लोगों को दोस्तों से मिल के, घर से डिस्कस करके वो प्रॉब्लम वहीं पे वही सॉल्व हो सकता है। दैट इज़ अ माइल्ड वन।
कभी कभी उससे थोड़ा ऊपर जो जाती है समस्या उसको मॉडरेट बोला जाता है, जिसके अंदर में उनको हल्की सी नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता, भूख ज़्यादा आती है, भूख कम लगती है, काम धंधे में मन नहीं करता। उन लोगों ने डेफिनेटली साइकोलॉजी या काउंसलर के पास जाना चाहिए और आगे की सलाह लेना चाहिए कि वो मेडिसिन के अलावा और कुछ कर सकते हैं क्या। जस्ट लाइक योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, लाइफस्टाइल चेंजेस करने की जरूरत पड़े, रात में बार बार मोबाइल देख रहे, नींद कम हो रही है, सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैन बी द सॉल्यूशन फॉर दैट। नंबर 3, यदि आपको सीवियरिटी ज़्यादा लग रही है, उदासपन काफ़ी बढ़ गया है, आपका काम में अपसेंट हो रहे हो, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, गुस्सा आ रहा है, घर वाले बोल रहे हैं या तो टोटली चेंज हो गया है, उन लोगों ने डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट पर जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट, मे बी मेडिकेशन मतलब दवाइयाँ के साथ साथ में थेरेपी, ये दोनों लेना जरूरी है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड पागलपन, राइट? हम लोग पागल देखते हैं रास्ते पे या फिर पागल खाने में जो पागल भर्ती होते हैं, हम पागल बोलते हैं उनको। नॉट टू अब्यूज देम और टॉक बैड अबाउट देम, मुझे दूसरा वर्ड अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट आई विल से उनको नेक्स्ट लेवल का और बहुत डेंजरस लेवल का उनको मेंटल डिसऑर्डर है, ये मैं समझ पा रहा हूँ। वैसे लोगों का कैटेगराइजेशन या फिर स्टेजेस ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर, उस बारे में बताइए कि कौन सी स्टेज से हम लोग वी कैन कम बैक, बट ऐसे स्टेज के बाद यू कैन नॉट रिकवर फ्रॉम दैट मेंटल डिसऑर्डर। अभी मैंने बोला वो CMD के बारे में बोला, अभी मैं जो बोल रहा हूँ SMD के बारे में, सीवियर मेंटल इलनेसेस। सीवियर मेंटल इलनेस में कैटेगरीज में सिर्फ 2 बीमारी आप पकड़ के चलो, वन इज साइकोसिस एंड सेकेंड इज, आपने सब लोगों ने सुना होगा, सिजोफ्रेनिया। ओके, सिजोफ्रेनिया इज अ न्यूरोबायोलॉजिकल बीमारी या न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर। इस व्यक्ति में दिमाग के अंदर के कुछ केमिकल्स में खराबी हो जाती है, कुछ केमिकल्स में उतार चढ़ाव हो जाता है, केमिकल लोचा इन सिंपल सेंटेंस में। ये केमिकल लोचा का कोई ही कारण कभी होगा इसका गारंटी नहीं। अपन सोचते हैं कि इसी व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया हो गया मतलब इसका लव ब्रेक हो गया होगा, एग्जाम में फेल हो गया होगा, घर वालों ने कुछ बोला होगा, ऐसा बिना कारण के भी इस व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया हो सकता है। 100 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया ये बीमारी होती है। जस्ट लाइक अ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर किसी को भी हो सकता है, डायबिटीज किसी को भी हो सकता है, तो ये सीवियर मेंटल डिसऑर्डर सिजोफ्रेनिया भी किसी को भी हो सकता है, हालांकि साइकेट्रिस्ट को भी हो सकता है। तो इस व्यक्ति को साइकेट्रिस्ट के पास जाके मेडिसिन इज ओनली ट्रीटमेंट। उन लोगों को जल्दी से जल्दी आके बुआबाजी न करते, डॉक्टर के पास जाके जल्दी से जल्दी वो जो केमिकल लोचा आपने बात किया उसको अच्छे से करने के लिए जो मेडिसिन आते हैं उनका इस्तेमाल करना जरूरी है। उनके जो केमिकल्स इम्बैलेंस हुआ है वो मेडिसिन से ही अच्छे हो पाए। क्या सिम्टम्स होते हैं उनके? उसमें गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना, शक करना, लोग मेरे खिलाफ हो गए ऐसा लगना, वो मुझे कुछ कर डालेगा, वो मुझे मार डालेगा, कभी कभी भ्रम की बीमारियां हो जाना, ऐसा लगना कि लोग मेरे से कान में बातें कर रहे हैं, मुझे सुनाई कुछ तो भी आ रहा है, ऐसा लगना कि वो मेरे को लोग मारने आने वाले और मेरी जान पे तुले हुए हैं, मेरे पे कोई तो भी जादू कर रहा है, मेरा दिमाग किसी ने कंट्रोल कर लिया है। और वो सब आज के जो मैं ये भी बता रहा हूँ, जैसे मैं जब साइकेट्री जब मैंने शुरुआत की थी तो हमारे कुछ सिजोफ्रेनिक पेशेंट बोलते थे कि मेरे विचार न्यूज़पेपर में आते हैं, और कुछ बोलते थे कि मेरे विचार रेडियो पे आते हैं। अभी जैसे से ज़माना चेंज हो गया या जैसे से अपना जनरेशन चेंज हो गया, हमारे सिजोफ्रेनिक पेशेंट आज आते हैं और वो बोलते कि सर मेरा फेसबुक अकाउंट अभी हैक हो चुका है, कोई भलता ही व्यक्ति मेरा फेसबुक अकाउंट देख रहा है और मेरी जो बोलते कि वो मेरी बदनामी बाहर लोगों में कर रहा है मेरे फेसबुक अकाउंट के कारण। मैं कुछ भी चैट डालूंगा या कुछ भी मैं एक पोस्ट डालूंगा वो उसको पता चल जाती है। मैं कुछ भी नहीं करता, सबका सब मेरे सब अकाउंट इंस्टाग्राम के, फेसबुक के या जो भी मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट से वो कंट्रोल करता है। वो मुझे कमेंट्री करके बताता है तू ये मत कर, वो मत कर, इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत कर, इसकी रिक्वेस्ट डिलीट कर डाल। तो इस प्रकार के भी भ्रम के स्वरूप भी चेंज हुए हैं। तो दिस इज डेफिनेटली डिल्यूजनल वर्ड उनके लिए, बट जैसे से जमाना चेंज हुआ है वैसे वैसे डिल्यूजन के प्रकार भी उनके चेंज हुए हैं। And what was the first one? Psychosis. Psychosis and schizophrenia is another name for the schizophrenia. दोनों एक ही है। तो इस स्टेज से उभरना या रिकवर होना इजी है मेडिसिन से या फिर? डेफिनेटली जितना जल्दी तुम ट्रीटमेंट शुरू करोगे, एक महीने के अंदर में ये बीमारी आती है, उसको हम सिंपल ब्रीफ साइकोटिक नाम देते हैं। उनका 6 मंथ का 1 साल का ट्रीटमेंट कर लोगे तो शायद पूरा का पूरा पेशेंट अच्छा हो जाता है।
इसको सेकेंड एपिसोड आता है तो शायद उसको 2 साल के लिए दवा लग सकती है। वो बार बार सिम्टम्स आते हैं, उसको बार बार एपिसोड्स आते हैं तो शायद उसको फिर लाइफ लॉन्ग ब्लड प्रेशर शुगर जैसी लाइफ लॉन्ग दवा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपने बोला कि कितना अच्छा हो सकता है, एक सिंपल ले लैंग्वेज में बोल देता हूँ कि 1/3 का एक फार्मूला हमारे साइकेट्रिस्ट के पास में है। जो भी सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स रहते हैं 1/3 लोग दवा लेने के बाद में 100% अच्छे होते हैं, 100%, 100%। नंबर 1/3 जो बीच वाले लोग हैं वो दवा लेके मेंटेन रह सकते हैं और अपना रूटीन और अपना काम नॉर्मल ही कर सकते हैं, आप उनको नहीं पहचान पाओगे। और 1/3 लोग हैं वो कितना भी दवा दो शायद कभी कभी अच्छे नहीं हो पाते, और उन लोगों को फिर बार बार मेंटल हॉस्पिटल में बोलो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बोलो या और प्राइवेट हॉस्पिटल में बोलो, बार बार उनको एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, उनको बाकी जो ECT इलेक्ट्रिक कन्वर्सिव ट्रीटमेंट की थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। मैं ये भी बोलूँगा कि 100 में से एक व्यक्ति को है, तो अभी नागपुर में इतने सारे सिजोफ्रेनिक है फिर भी बहुत सारे लोग मेडिसिन से भी आज लेके कंट्रोल में रह रहे हैं, अपना रूटीन नॉर्मल अच्छे से अपना रूटीन लाइफ नॉर्मली जी रहे हैं। कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें अ पर्सन कैन नॉट लिव विद द फैमिली और इन द सोशल लाइफ ही हैज़ टू बी एडमिटेड टू अ साइकोलॉजिकल हॉस्पिटल? एडमिशन का क्राइटेरिया नॉर्मली 3 ही लगता है। कोई भी व्यक्ति सिजोफ्रेनिक है या साइकोटिक है, वो सिम्टम्स डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर के पास जाता है साइकेट्रिस्ट उसका असेसमेंट करके उसको मेडिसिन देता है, मेडिसिन घर वालों ने उन्होंने देना है और बीमारी वो मेडिसिन से अच्छी करनी है नॉर्मली। आपने बोला कि एडमिशन की ज़रूरत तभी पड़ती है, हम उसके लिए भी 3 क्राइटेरिया बोलते हैं। जब वो किसी व्यक्ति को धोखादायक है, किसी व्यक्ति को मार सकता है वायलेंस करके, नंबर 1, खुद को मार सकता है या आत्महत्या करने की कोशिश कर सकता है, नंबर 2, और खुद की केयर करना इतना भूल चुका है, खाना पीना 10-15 दिन से बंद कर चुका कि शायद वो स्टारवेशन में उसकी जान जा सकती है। ये 3 ही कंडीशन में उस व्यक्ति को कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज उसको OPD बेसिस पे भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मुझे आज तक ही नहीं समझा सर, शॉक थेरेपी, शॉक ब्रेन को देने के बाद ऐसा क्या हो जाता कि एक पेशेंट ठीक हो जाए? एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के बारे में कि एक शॉक ट्रीटमेंट अच्छी ट्रीटमेंट नहीं है। मैं उल्टा बोलता हूँ कि शॉक ट्रीटमेंट सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है। उसका कारण मैं बताना चाहूँगा कि पहले साइंस नहीं था, पहले मेडिसिन भी कम थे, उस समय इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी ही एक अच्छी ट्रीटमेंट थी, उससे पेशेंट्स जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाते। कोई व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया हो चुका है या सिम्टम्स आ चुके हैं, उन व्यक्ति को मेडिसिन देने के बाद में मेडिसिन को एक्ट करने को कम से कम 3 से 4 हफ्ते जाते हैं। बट ये जो ECT बोलते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी, इस हालांकि ये इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी है, बट वो जो शॉक रहता है वो दैट इज़ 1 मिलीवोल्ट का रहता है। वो सिर्फ अपने ब्रेन के कुछ अंग को स्टिमुलेट करने के लिए दिया जाता है। वो स्टिमुलेशन के उसके शरीर में कंपन आते हैं और वो कंपनों के कारण में वो जो ब्रेन का हिस्सा जो अपन स्टिमुलेट करना चाहते हैं वो जितना जल्दी स्टिमुलेट कर पाते हैं, उस स्टिमुलेशन के कारण उन व्यक्तियों के लक्षण 7 से 10 दिन में अच्छे हो जाते हैं। हाँ, तो जो काम मेडिसिन को 1 महीना जा सकता है वो व्यक्ति शॉक ट्रीटमेंट से 7 दिन में, 1 हफ्ते में अच्छा हो सकता है। पहले जैसा ट्रीटमेंट अभी नहीं रहा है। जो पिक्चर में दिखाते हैं कि उसको पकड़ के रखते हैं और हिलाते हैं और वो जोर जोर से हिलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ टिपिकल टाइप ऑफ ECT। नाउअडेज दैट ECT इज टोटली एबोलिश्ड। नाउ जो ECT दिया जाता है उसको मॉडिफाइड ECT बोला जाता है, एंड दैट इज डन अंडर द एनेस्थेशिया। तो पेशेंट को ना कोई इंजरी होती है ना कोई तकलीफ होती है, और पेशेंट को उसके बारे में उतनी जानकारी भी नहीं रहती है कि उसको इस प्रकार के कंपन आ रहे हैं। उसको हल्का सा एक इंजेक्शन महसूस होता है, जो एनेस्थेशिया देने वाला जो इंजेक्शन रहता है, और नॉर्मली उस कंडीशन से वो 5 या 10 मिनट में वो वहाँ से बाहर आ सकता है। कैसे कुछ मैं स्टोरी बताना चाहूँगा। जब मैंने मुंबई में पढ़ाई किया, कुछ लोग डिप्रेशन के आते थे, उनको बार बार सुसाइडल आइडिया आता था। एक व्यक्ति था, एक टेलर था, मैं अभी बताना चाहता हूँ। एक टेलर था, वो घर का प्रमुख व्यक्ति था, टेलरिंग करके अपना घर चलाता था, पत्नी को संभालता, अपने बच्चों को संभालता था। उस व्यक्ति को हर 1 साल बाद में डिप्रेशन आता था, और उसका घर प्रॉपर हाईवे पे था। जब डिप्रेशन इतना सीवियर आता था तो उसको लगता कि मैं जान दे दूं, और रास्ते पे जाके हमेशा कोई व्हीकल के सामने आने की कोशिश करता था। उसकी वाइफ उसको लेके आती थी, भर्ती करती थी, उसको फिर हम ECT देना शुरू कर दिए। कुछ दूसरे तीसरे एपिसोड के बाद में वाइफ ने ये बोलना शुरू कर दिया, सर मेरा
जो हस्बैंड है सिर्फ 5 से 10 हज़ार कमाता है, आप महीना भर भर्ती करके रखोगे तो हमारा नहीं चलने वाला। पिछले बार जो आपने ट्रीटमेंट दिया ना, शॉक ट्रीटमेंट, इस व्यक्ति को आप शॉक ट्रीटमेंट दे दो, 4 शॉक ट्रीटमेंट पिछली बार भी अच्छा हो गया, शायद मुझे ऐसा लगता है, उसने खुद से मान लगे 4 या 6 दे दो, ये 7 दिन में अच्छा हो जाएगा, मेरा पति फिर से टेलरिंग करना काम शुरू कर देंगे, मेरा बाल बच्चों का पेट फिर से शुरू हो जाएगा। एंड डेफिनेटली वी आर गिवन हिम ECT एंड पेशेंट 7 दिन में अच्छा हो गया और बेचारा बाद में दवा लेने का काबिल हो गया एंड ही कंटिन्यू हिज ट्रीटमेंट। तो डेफिनेटली शॉक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बट शॉक के नाम से एक डर है, वो अभी भी लोगों में है, अभी वो स्टिग्मा है। कभी कभी प्रेग्नेंट वुमन को यदि सिजोफ्रेनिया हो गया या साइकोसिस हो गया है तो उस समय मेडिसिन नॉर्मली नहीं दिए जाते हैं, बिकॉज उसके माँ के पेट में बच्चा रहता है। उस समय सबसे अच्छी ट्रीटमेंट यदि कोई है तो ये ECT है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, क्योंकि जो यूटरस के अंदर के जो मसल्स रहते हैं दीज आर द स्मूथ मसल्स, वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो भी कंपन आते हैं वो वॉलेंट्री मसल्स में आते हैं। तो उस व्यक्ति मतलब प्रेगनेंसी वाली मदर को या प्रेग्नेंट मदर को ECT कैन बी अ बुन, एक अच्छा वरदान रह सकता है। मेंटल इलनेस को लोग पागलपन समझते हैं। आई एम नॉट श्योर दिस, ये वर्ड का एक सोसाइटी में डर है, ठीक है। जैसा ही कोई अगर बोले कि यार ये इसको मेंटल इलनेस है तो लोग उसको अलग नज़र से देखेंगे, सोसाइटी उसको समझेगी कि समाज समझेगा कि इसको पागलपन हुआ है, ये मेंटल डॉक्टर के पास जा रहा है। वैसे तो साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट लोगों को जनरली मालूम ही नहीं है, मेंटल डॉक्टर बोलते हैं। जो डर है सोसाइटी में उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। डेफिनेटली मेंटल इलनेस, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इसके बारे में काफ़ी बड़ा सोशल स्टिग्मा आज भी अपने समाज में है। कोई भी व्यक्ति साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो आइदर वो पागल हो गया ऐसा समझ में बोल देते हैं, या उनको सिर्फ नींद की गोलियां मिलने वाली है ऐसा एक समझ आ चुका है। बिल्कुल, ये भी मैंने बहुत सुना है कि डॉक्टर के पास जाएगा, कोई मेंटल डॉक्टर के पास जाओगे तो नींद की गोलियां दे देंगे, देने वाले हैं, और ये नींद की दवा जिंदगी भर लेने की वजह से मेरा किडनी और लीवर खराब होने वाला है, ये भी एक काफ़ी बड़ा मिथ है। पागलपन, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, साइकेट्रिस्ट के पास जाना, ये आज भी सोसाइटी में बहुत बड़ा स्टिग्मा है। यदि कोई डॉक्टर के पास जाता है तो वो एक तो पागल हो गया है, एक तो डॉक्टर उसको सिर्फ नींद की गोली देने वाला है, उसको ज़िंदगी भर गोली देने वाला है और उसकी वजह से उसके किडनी और लीवर ख़राब होने वाले। ये बहुत बड़े मिसकंसेप्शंस है। मैंने फिर भी एक रिपीट करना चाहूँगा, जिस तरह शारीरिक स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है उसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे अपन जनरल प्रैक्टिशनर के पास में बुखार के लिए जाते हैं तो मैं उसको बोलूँगा ताप के लिए जाते हैं, तो मनस्ताप के लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही चाहिए। फिर वो वहाँ पे जाने के बाद में आपका बीमारी का लेवल क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, दवा की ज़रूरत है, नहीं है, कुछ नहीं करना है, या आपको सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करना है, या आपको सिर्फ रूटीन चेंज करना है, या योगा मेडिटेशन कर से हो जाएगा, ये सब डिसीजन दोनों में मिलके सलाह मसलत करके करना चाहिए। बट साथ साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अपने जैसे ही लोग जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों को भी समाज में अवेयरनेस फैलाना काफ़ी ज़रूरी है। अभी 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हुआ अभी, तो उसका थीम ही है चेंज द नैरेटिव। अपना जो वर्णन अपन जो मानसिक बीमारी का करते हैं वही अपने को चेंज करना है, उनकी जो कहानियाँ हैं वही उनको सुन के अपने को उनका मन अच्छा करने का कोशिश करना है। ये WHO, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, मेंटल हेल्थ में काम करने वाली NGO सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी समाज का एक व्यक्ति करके, ये एक इंटेलेक्चुअल पर्सन करके या सामाजिक जवाबदार व्यक्ति करके ये सब करना काफ़ी ज़रूरी है। मतलब मेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये वर्ड से ही लोगों को ज़्यादा डर है मुझे लगता है। तो मैं उसमें थोड़ा अलग बोलना चाहूँगा, शायद लोग पसंद करें या ना करें। देखो, स्ट्रेस इज़ वेरी फैशनेबल टर्म। स्ट्रेस कोई भी बोलता है कि मुझे स्ट्रेस हो गया, ये बहुत अच्छे से बोला जाता है, मैं स्ट्रेसफुल हूँ, मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, अच्छा नहीं फील हो रहा। पर वही कोई व्यक्ति बोलेगा मैं डिप्रेस्ड हूँ तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, मैं एंग्शियस हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं साइको हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं पैनिक हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। बट स्ट्रेस के अंदर ही सब बीमारी आई। राइट। आपने असेसमेंट करने की जरूरत है कि आपका स्ट्रेस का लेवल कितना है। अच्छा, आपको सिर्फ स्ट्रेस है, डिस्ट्रेस है या डिसऑर्डर है। स्टेज मैंने बोल दिया, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस और डिसऑर्डर।
आप जिसको स्ट्रेस समझे शायद वो डिस्ट्रेस है, शायद वो डिसऑर्डर भी हो सकता है, शायद वो डिसीज भी हो सकता है, शायद वो इतना डिसीज बढ़ चुका है वो डिसेबिलिटी में जा सकता है। तो डेफिनेटली स्ट्रेस डेफिनेटली इज अ फैशनेबल टर्म, वो कॉमनली इस्तेमाल हो सकता है, बट आपका स्ट्रेस असेसमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। तभी असेसमेंट होगा तो ही वो स्ट्रेस का मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। लोग बोलते हैं मैं स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस मैनेज करना है, स्ट्रेस मैनेज करना है, बट स्ट्रेस को पहले पहचानो फिर मैनेज करो। और एक प्रॉब्लम भी है ना, मतलब फैमिलीज़ में, दोस्तों में, सोसाइटी में, आई गेस इवन आई हैव एक्सपीरियंस इट। अगर कोई बोले कि यार मुझे लगता है कि मुझे कोई मेंटल डिसऑर्डर है, अरे पागल है क्या, मुझे नहीं लगता तेरे को ऐसा कुछ है, शांत रहे, थोड़े दिन आराम कर, ठीक हो जाएगा। ये टेंडेंसी है आज हमारे समाज में, हमारे फैमिलीज़ में। आई एम प्रिटी श्योर ये हमारी ऑडियंस अगर देख रहे होंगे तो यही टेंडेंसी है। अगर कोई बोले ना मुझे स्ट्रेस है, स्ट्रेस वेस कुछ नहीं होता, दोस्त लोग बोलेंगे, फैमिलीज़ बोलेंगी, और वो बंदा फिर उससे और नेक्स्ट लेवल होते जाता है, एंड देन इट गोज़ टू अ बैड स्टेज। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? और फिर फैमिली और दोस्त लोग इसको कैसे फट से पहचान जाए कि नहीं यार इसको ले जाना चाहिए? जैसे किसी को यहाँ पेन हुआ ना, लोग भागते हैं, तो ऐसी कोई चीज, आप ऐसे कौन से स्टिमुलस या चीज़ें बताइए जिससे दोस्त लोग इसको सीरियसली ले, फैमिली मेम्बर सीरियसली ले कि नहीं यार अपने बंदे को कोई प्रॉब्लम तो है। बिल्कुल, देखो कैसा है, मैंने बोला ना माइंड दिखता नहीं है, माइंड सॉफ्टवेयर है, माइंड दिखता नहीं है। माइंड का जब बाहर में उसके सिम्टम्स दिखेंगे तभी वो दिख पाता है। ये दिखने वाली बीमारियां नहीं है, इसलिए लोगों में इतना मिसकंसेप्शंस है, इतने मिथ्स चल रहे हैं। बट उनके घर के व्यक्ति या उनके फैमिली मेंबर्स आर द को-थेरेपिस्ट, और द ऑब्जर्वर। हम जब भी किसी व्यक्ति का असेसमेंट करते हैं या उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव डाटा लेने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा इज द डाटा फ्रॉम द पेशेंट्स रिलेटिव। तो मैं ये बोलना चाहूँगी को-थेरेपिस्ट और ऑब्जेक्टिव डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सच पेशेंट्स। आपके घर का बच्चा, आपके घर की बच्ची, यदि उसका बिहेवियर पिछले 15 दिनों से कुछ अलग दिख रहा है, पहले पिछले महीने से कुछ अलग बर्ताव था, अभी कुछ अलग बर्ताव हो रहा है, उसका मूड स्विंग्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसकी नींद ऊपर नीचे हो रही है, तो डेफिनेटली आपको एक सिग्नल है कि उसका खुद घर में उससे बातचीत करके, उससे कम्युनिकेट करके, उससे जानकारी लीजिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। चाहे वो छोटी मोटी चीज़ हो सकती है, चाहे बच्चों से, आजू बाजू में बच्चों से मस्ती में झगड़ा भी हो सकता है, टीचर ने एक हल्का सा डांटा भी हो सकता है, एक आधा हल्का सा किसी ने, दोस्त ने उससे कुछ पैसे लिए हुए उसको वापस नहीं किए हो सकते, किसी ने उसको गलती से सिगरेट पिला दिया हो सकता है, या गलती से उसने शर्म के मारे कहीं बियर पी हो सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से बिहेवियर चेंज हो गया है। बट जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, जब तक उसके साथ में बातचीत नहीं करोगे, ये चीज़ न दिखने वाली आज भी है। और जब तक आप पूछने की बात करते हो तब तक उसके सिम्टम्स काफ़ी बढ़ गए रहते हैं, और बाद में डायरेक्ट पता चलता है कि वो फांसी लगा रहा था, गच्ची के नीचे से छलांग मारने की कोशिश कर रहा था, फिर उसको पकड़ के साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं। वो स्टेज ना आए उसके पहले ही उसको बच्चे के साथ, लड़कों के साथ, घर की फैमिली के साथ में बातचीत करना काफ़ी ज़रूरी है। उसमें और एडिशन में एक ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली जब सिचुएशंस जब आती है, एग्ज़ाम सिचुएशंस, मैरिज, ऑफिस में या कोई नौकरी पाने वाली बात है, ऑक्यूपेशन पे, नौकरी पे जा रहा है, एग्ज़ाम फेल होने के बाद में उस व्यक्ति से आपने डेफिनेटली बात करना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्यों फेल हुआ। उसको डांटना नहीं, उससे बातचीत करना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आप सिर्फ उसको वेंटिलेट करने दो, उससे बातचीत करो, डांटो मत। धीरे धीरे वो शायद रो रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि 100 में से 90 पास हुए कि 10 ही फेल हो गए, 10 में से मैं 1 हूँ, मतलब मैं कितना बुरा हूँ, मैं बिल्कुल जीने लायक नहीं हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। ऐसे शायद उसके मन के अंदर में ख्याल चल रहे होंगे, और आप उसको डांटोगे तो शायद वो ख्याल कम नहीं होंगे। हालांकि वो बोलेंगे कि घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, शायद मेरे लिए कोई नहीं है, एंड दैट गिव्स द आइडिया ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस। और एक 3 ट्रायड बता देता हूँ, एक हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। ये 3 चीज़ें जब आती है तभी आदमी सीवियर डिप्रेशन में जाता है, और तभी आत्महत्या के जो आजकल ज़माने में जो आत्महत्या बढ़ने का जो प्रमाण दिख रहा है वो इसी दरवाजे से आता है। ये आइडियाज ऑफ हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। स्ट्रेस ये चीज़ ना एक कॉमन हो गई अभी, मतलब छोटा बच्चा भी बोलता है, मेरा 4 साल का बच्चा है, और उस दिन वो बोल रहा था बाबा खूब टेंशन आला है मला। तो आई थॉट कि टेंशन किस चीज़ का है, 4 साल का क्या टेंशन आ गया इसको। तो 4 साल से बच्चे से लेके तो बूढ़े तक पीपल से टेंशन
आई एम नॉट श्योर वेदर टेंशन इज सेम स्ट्रेस और नॉट, बट स्ट्रेस ये बहुत कॉमन इवन इन सोशल मीडिया। आजकल लोग इसको बहुत यूज़ करते हैं कि यार बहुत स्ट्रेस में हूँ मैं, मेरे को स्ट्रेस आ गया है, छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस आता है, सोशल मीडिया का स्ट्रेस आ गया, फॉलोअर्स कम है उसका स्ट्रेस है। तो आप स्ट्रेस के बारे में थोड़ा और जानकारी दीजिए कि कैसे स्ट्रेस। मैं थोड़ा उल्टा बोलना चाहूँगा, स्ट्रेस तो जीवन का अंग है। हर व्यक्ति के पास में स्ट्रेस रहना जरूरी है। बिना स्ट्रेस से कोई जीवन नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे आना है, इंटरव्यू देना है, तो मुझे स्ट्रेस होगा 4 बजे की 5 बजे जाना है और मुझे आपके साथ में इंटरव्यू करना है, राइट? करेक्ट। सागर खापरे अरे बापरे के साथ मुझे इंटरव्यू करना है, मुझे स्ट्रेस आया तो भी मैं आ पाया। मुझे घर में जाना है, मुझे तैयार होना है, मुझे मेरी बेटी को बोला कि नहीं अभी मैं आपको होमवर्क नहीं कर पाऊँगा, मुझे कहीं तो भी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के लिए जाना है। तो ये स्ट्रेस काफ़ी ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ेगा स्ट्रेस नहीं होगा तो पढ़ाई में पास नहीं हो सकता है, राइट? तो स्ट्रेस एक माइंड का हिस्सा है, स्ट्रेस एक लाइफ का अंग है। कोई भी व्यक्ति विदाउट स्ट्रेस नहीं, जिसको स्ट्रेस नहीं वो लाइफ नहीं जी पा रहा है। करेक्ट। नंबर 1, इसको कॉमन टर्म में जो बात करते हैं, जो स्ट्रेस बोलते हैं या टेंशन बोलते हैं, दॅट इज नॉट अ स्ट्रेस, दॅट इज अ डिस्ट्रेस. मराठीमध्ये सांगायचं तर दिस इज ताण तणाव. ताण प्रत्येकाला असतो, तणाव नसायला हवा. ओके ओके. तो मी इथे येण्याचा मला ताण आहे म्हणून मी इथे आलेलो. एक्झामला मला परीक्षेचा ताण आहे म्हणून मी अभ्यास करतोय. पण मला ज्या तणाव होऊन जाईल, कसं होईल इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको डिस्ट्रेस बोल. डिस्ट्रेस. तो स्ट्रेस ठीक है, डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए. डिस्ट्रेस नहीं होना. और हिंदी में उसको तनाव बोलेंगे. तनाव बोलेंगे. ठीक है, तनाव. तो ये जो मेरा स्ट्रेस जब तनाव में निर्माण हो जाएगा, तनाव में उसका रूपांतर हो जाएगा, या यू कैन से दिस कॉल्ड यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस. इन साइंटिफिक लैंग्वेज डिस्ट्रेस इज कॉल्ड यू स्ट्रेस, अच्छा वाला स्ट्रेस. पढ़ाई में करना है, शादी करना है, घूमने जाना है, कब पैकिंग करना है, गोवा घूमना है, तो यू स्ट्रेस. टिकट मिलना चाहिए, फ्लाइट मिलना चाहिए, रेलवे मिलना चाहिए, ये यू स्ट्रेस होगा. बट कैसा होगा, फ्लाइट मिलेगा का नहीं मिलेगा, 2 घंटे 4 घंटे पहले फ्लाइट है और अभी से मैं पैकिंग करना शुरू कर रहा हूँ, 3 घंटे पहले जाके बैठ रहा हूँ और फिर भी पैनिक हो रहा हूँ, दैट इज अ डिस्ट्रेस. करेक्ट, गॉट इट. सो eustress is useful, distress is bad for your life or bad for your health. तो जो व्यक्ति eustress को बार बार कंट्रोल नहीं कर पाता, मैनेज नहीं कर पाता, उसको कवर नहीं कर पाता, कोप अप नहीं कर पाता, उन लोगों को डिस्ट्रेस होता है. उसी को सिंपल लैंग्वेज अपन टेंशन बोलते हैं. बट ये लाइफ में ये स्ट्रेस और डिस्ट्रेस आने ही वाले हैं. अपना लाइफ ही ऐसा रूटीन चेंज हो चुका है. अब एक दिन में हर व्यक्ति ने 10-10 काम ले चुके हैं. ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है. तो रूटीन मैनेज करने के लिए सब काम करते समय अपने को स्ट्रेस आना जरूरी है. बट जब डिस्ट्रेस आता है तो आपका बॉडी रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा. बॉडी माइंड एक में से जुड़े हुए हैं. जब किसी व्यक्ति को डिस्ट्रेस आएगा तो आपका बॉडी रेस्पॉन्ड करेगा. नींद में डैमेज हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, थकावट हो जाएंगी, कंसंट्रेशन में कमी हो जाएंगी, मेमोरी कम हो जाएंगी, खाने पीने में मन नहीं लगेगा, दिन भर काम करने में उबासी आएंगी, सरदर्द होगा, एसिडिटी हो जाएगी, वजन बढ़ेगा, वजन कम हो जाएगा. ये सब चीज़ें बॉडी धीरे धीरे अपने सिम्टम स्ट्रेस के दिखाना शुरू कर जाएंगी, रादर डिस्ट्रेस के दिखाना शुरू कर देगी. उस समय यदि लगता है कि फिजिकल सिम्टम्स जब आ रहे हैं, 3 प्रकार के सिम्टम्स आ सकते हैं. फिजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, इमोशनल सिम्टम्स आ सकते हैं, वैचारिक समस्या आ सकती है. ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से अपन स्ट्रेस से डिस्ट्रेस में गए ऐसे बोल सकते हैं. कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेस को कन्वर्ट करते हैं अचीवमेंट में, मुझे ऐसा लगता है. लाइक एग्जांपल, मुझे एग्जाम का स्ट्रेस है, टेंशन है, बट मैं सोचूंगा नहीं टेंशन है तो क्या हुआ, मेहनत कर और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला. बिल्कुल. बट उसका अपोजिट भी होता है. बिल्कुल. टेंशन आ गया तो मैं पेपर में जाके लिख नहीं पा रहा, आता सब है मुझे, लेकिन टेंशन के मारे में ये ना करूँ. तो उसको ओवरकम कैसे किया जाए? जो पर्सन मतलब जिनमें कॉन्फिडेंस कम है या फिर उनका ब्रेन उनको हेल्प नहीं कर रहा टू ओवरकम द स्ट्रेस और टेंशन, वो लोगों ने क्या करना चाहिए? थोड़ा सिंपल करना चाहूँगा. जिसको स्ट्रेस है या डिस्ट्रेस है, ही शुड बी रिजिलियंट. मैं इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिजिलियंट एंड माइंडफुल. रिजिलियंट एंड माइंडफुल काफ़ी नेट में देखा होगा इसके बारे में. आज के लाइफ में जीना सीखो, प्रेजेंट में जीना सीखो. यू शुड बी माइंडफुल एट प्रेजेंट. अभी आप क्या कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज अ सिंपल लैंग्वेज माइंडफुलनेस. रिजिलियंट मतलब हर सिचुएशन को हैंडल करने की एक शक्ति. आइदर आप उसको विल पावर बोलो, या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बोलो, या फिर कोपिंग स्किल बोलो. ये मेरे
मन के अंदर में प्रीवियस एक्सपिरियन्स की वजह से मेरे पास जो स्किल्स आहे, माझा जो अनुभव आहे, तो अनुभव वापरून मी त्या सिच्युएशनला हँडल करण्याच्या क्षमता और हँडल करने की मेरी जो ताकत, दैट इज कॉल्ड रिजिलियंट. तो स्ट्रेस को कम करना है, यू शुड बी रिजिलियंट, यू शुड बी माइंडफुल. तो वो अपना माइंड ही है जो स्ट्रांग होता है, विल पावर हमें देता है कि कोई भी लॉस या फिर किसी भी डाउनफॉल को या स्ट्रेस को ओवरकम करने की पावर हम खुद ही ला सकते हैं अंदर बिल्कुल से. ला सकते हैं, बिल्कुल ला और यू सकते कैन हेल्प समवेयर एज अ डॉक्टर. डेफिनेटली. मैंने तभी बोल दिया कि रिजिलियंट बन जाओ, माइंडफुल बन जाओ. इट्स वेरी सिंपल. ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि किस किस व्यक्तियों के माइंड्स या ब्रेन काफ़ी सेंसिटिव होते हैं. करेक्ट. ये रिजिलियंट बनना या माइंडफुल बोलना एक प्रकार का आर्ट है. दो साइकेट्री इज अ साइंस, दिस इज अगेन आर्ट. लाइफ जीना कैसे एक प्रकार का आर्ट है, इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग भी आता है. तो ये आर्ट में ये सब अपने पूर्वजों ने दिया हुए संस्कार जो है, अपने एक्सपीरियंस किए हुए जो बातें हैं, लोगों से मिलने से जो संवाद कर से जो मिले हुए इनपुट्स है, ये सब चीज़ें अपने सॉल्यूशन देने में अपने को काम में आते हैं. ठीक है. ये जब सॉल्यूशन देना शुरू करेंगे तो अपने को आगे में उसमें सॉल्यूशन दिखना शुरू हो जाएगा. नंबर 1. नंबर 2, यदि कुछ लोग काफ़ी सेंसिटिव है, उनको नहीं जम पा रहा है, उनको लगता है कि उसकी चीज़ लिमिट से बाहर हो रही है, तो डेफिनेटली उन्होंने मदद लेना चाहिए. मदद कैसे ले सकते हैं? किसी को टेंशन आए तो मेरे हिसाब से सिर्फ 3 चीज़ें कर सकते हैं. एक तो भाग जाओ, एक तो लड़ लो उससे, एक तो टाइम ले लो. एक और भी तो ऑप्शन है, दोस्त के पास जाके बैठ जाओ. हाँ, तो मैं वही बोल, मैं एक तो यदि कोई लोग कहते हैं कि दोस्त ही सबसे बड़ी थेरेपी है. जिसके पास दोस्त नहीं, उनके लाइफ के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं. और दोस्त के पास जाओ, शायद दोस्त लोग उसको कैसे सॉल्व करते. दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपिस्ट इन लाइफ. बिल्कुल दे आर को थेरेपिस्ट. मैंने बोला वो सबसे इंपॉर्टेंट को थेरेपिस्ट हो. सबसे पहले कोई घर की व्यक्ति को नहीं बताते वजह, वो अपने दोस्तों को बताना शुरू कर देते हैं. राइट. सो यस, दैट इज टोटली ट्रू. कि फ्रेंड्स, तो मैंने बोला जो टाइम लेने वाली बात है, टाइम लो, दोस्तों से बात करो, कम्युनिकेट करो, बताओ. घाई नहीं करना है किसी चीज़ में रिएक्शन करने की. फ्लाइट एंड फ्लाइट, ये 2 चीज़ें कर सकते हैं. एक तो फाइट करो, एक तो भाग जाओ. बीच का जो मार्ग है तटस्थ, मतलब क्या बोलते हैं, बीच में रुक सकते हो. रुकने के बाद में आप थोड़ा सा असेस करो, प्रोज एंड कॉन्स देखो, दोस्तों से बातें करो और बाद में सोल्यूशन निकालो. कोई भी चीज़ को, स्ट्रेस को ओवरकम करना या फेलियर को ओवरकम करने के लिए हमें अंदरूनी शक्ति चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, विल पावर चाहिए. और वो आती है हमारे एक्सपीरियंस से या फिर हमारे आजू बाजू के फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, तो वो लोग हमें जो एक्सपीरियंस देते हैं. बट इस चीज़ में अगर हम लोग एक एज पार कर जाते हैं, जैसे टीनेज पार कर गए, 20s में पहुंच गए, तो हमें वो एक्सपीरियंस होता है. बट व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स टू टीनेज एज जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा टेंशन वाली एज होती है. मैं आज भी उसी चीज़ से डरता हूँ. मतलब मुझे कोई पूछे अगर कि भाई तेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन कब था, मैं बोलूँगा अभी लाइफ बहुत सही है. पहले स्कूल के टाइम पे तो पढ़ाई करना है, एग्जाम देना है, वो करना है, दैट वाज स्ट्रेसफुल. मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि कंटिन्यूसली वही था. तो उन लोगों ने क्या करना चाहिए? उनको कौन दे? उनको दोस्तों के साथ जाने नहीं देते पेरेंट्स, बाहर जाने नहीं देते, पढ़ाई कर, ये कर, वो कर. तो उनके लिए क्या है? उनका एज ही बॉर्डर लाइन है. एडोलेसेंट जो शब्द है, किशोर अवस्था जो बोलते, 13 से 19 साल को व्यक्ति को अपन किशोर अवस्था में डालते हैं. टीनेज वो 13, इसका मतलब वो बाल अवस्था में नहीं रहा, वो बच्चा नहीं रहा. और 19 के या 18 के ऊपर नहीं होगा, बड़ा भी नहीं होगा, वो बीच में फंसे. उनकी कंडीशन भी काफ़ी कंफ्यूज माइंड में रहते बेचारे. हाँ, उनकी मनस्थिति काफ़ी कंफ्यूज रहते. बड़े वाले बोलते कि तू अभी बच्चा है, और वो बोलते कि मैं तो अभी बच्चा नहीं रहा. तो ये सिचुएशन में वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं. बट ये ऐसा एज है, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव एज है. कोई भी चीज़ के लिए अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इसी एज में होता है. चाहे वो हार्मोन की वजह से हो, चाहे वो लाइफस्टाइल की वजह से हो, चाहे वो सोशल इन्वायरमेंट की वजह से हो, चाहे दोस्तों से जो पीयर प्रेशर की वजह से हो. तो उस समय या उस अवस्था में ये लोग जो चीज़ अच्छी है या बुरी है न जानते हुए कभी कभी उस चीज़ के तरफ चले जाते हैं. मैं उसमें मेंशन करना चाहूँगा, अभी के लाइफ में एक तो डिजिटल डिटॉक्स की जो बातें चल रही है, अभी सोशल मीडिया एडिक्शन हो चुका है नंबर 1. दूसरी चीज़, आजकल के ये ही बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्ट होना हो गए हैं. मतलब चाहे वो स्मोकिंग की बात हो, चाहे वो लिकर की बात हो, चाहे वो और आगे वाले जो नशा है, गांजा, चरस, कैनाबिस, अफीम, ब्राउन शुगर, सॉल्वेंट, ये सब के
अधीन जा चुके हैं। उस सिचुएशन में उनको वो कन्फ्यूज स्टेट में समझ में नहीं आता, पीयर प्रेशर काफ़ी लगता है, सब चीज़ अट्रैक्टिव लगती है और अट्रैक्शन और आकर्षण के कारण वो व्यक्ति कभी कभी अपने कन्फ्यूज मनस्थिति की वजह से ऐसे मेंटल डिसऑर्डर की तरफ या मेंटल इलनेस की तरफ या व्यसनाधीनता की तरफ निकल जाते हैं। तो उनके लिए सॉल्यूशन क्या है, मतलब क्या हैंडल पेरेंट्स के लिए क्या आप सजेशंस देंगे, या फिर आई मीन यू टॉक्ट अबाउट 13 to 19, मुझे लगता है कि 8 से 13 भी बच्चे हैं जिनको एग्जाम का स्ट्रेस रहता होगा, और वो कैसे कैटर करे, वो कैसे निकले उस चीज़ से, उनको पता ही नहीं कि एग्ज़ाम, जो बच्चे होते हैं कि जिनको उनके पेरेंट्स बताते कि एग्ज़ाम ऐसे तरीके से दी जाती है, ऐसे एग्ज़ाम दी जाती है, वो बात करते हैं अपने पेरेंट्स से, नहीं आए कम आए, मैक्सिमम लोग तो वही बोलते बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई के अलावा और ज़िंदगी में कुछ बता ही नहीं। एकदम सिंपल बताता हूँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट बच्चों का करना ही नहीं है। प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलो या प्राइमरी सजेशन, वो पेरेंट को करना है। ठीक है, पेरेंट आर बेसिकली द रोल मॉडल फॉर देयर चिल्ड्रन। पेरेंट शुड नॉट बी अफेक्शनलेस, बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पेरेंट शुड नॉट बी हाईली अथॉरिटेटिव। पेरेंटिंग की स्टाइल्स रहते एकदम बिंदास, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी पेरेंट रह सकते, नहीं अथॉरिटी, नहीं ऐसे ही कर, जो बम्बार्डिंग करते वैसे भी पेरेंट सकते। तो पेरेंट ने ये दोनों पेरेंटिंग स्टाइल्स आर बैड टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। उन्होंने दोनों का बैलेंस करके पेरेंटिंग स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे। इसका क्या बोलते यूज़ यदि बराबर तरीके से करेंगे तो बच्चे अच्छे ही रहने वाले हैं। बच्चे इज़ अ फ्लावर, बच्चे कल ही रहते हैं जो फ्लावर बनने की कोशिश करते हैं। वो सब परिवार से बाहर से सीखते हैं, वो खुद के मन से कुछ बाहर से कुछ नहीं लेके आते, उनके माइंड में कुछ नहीं आता। जो बाहर दिखता है, घर में दिखता है, वही उनके मन में क्या बोलते हैं उसमें ग्रो होता है और वही बाहर आता है। तो मैं तो बोलूँगा कि इस जैसे आपने 8 से 13 की बात की, तो 8 से 13 के लिए तो 99% पेरेंट का ही रोल है। पेरेंट शुड नॉट बी अफेक्शनलेस, पेरेंट शुड नॉट बी हाईली अथॉरिटेटिव। अपने बच्चे से बात करना चाहिए, उसकी हर चीज़ सुनना चाहिए। उस चीज़ सुनने के बाद में और उससे जो भी मतलब ये नहीं बोलना चाहूँगा कि वो हर चीज़ सुनना चाहिए, मतलब उसका जो उसको पनिशमेंट देना नहीं चाहिए या उसको कुछ टोकना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। उसको बोलते कि उसके 2 सेंटेंस में बोलना चाहूँगा सिंपल लैंग्वेज में, उनकी अनरीजनेबल डिमांड शुड नॉट बी फुलफिल्ड। और जो उनकी रीजनेबल डिमांड्स है या मांग है या सजेशन है, वो डेफिनेटली पेरेंट ने सुनना चाहिए। यदि वो चीज़ अनरीजनेबल है तो डेफिनेटली आप उसको प्यार से मना कर दो, बट वो डिमांड या उसकी इच्छा या उसने जो भी बोला है रीजनेबल बोला है तो डेफिनेटली उसको रेस्पॉन्ड करो, डोंट रिएक्ट इट। पेरेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रेस्पॉन्स नहीं करते। रेस्पॉन्ड करेंगे, प्रतिसाद देंगे तो ठीक हो गया, प्रतिक्रिया देंगे तो हमेशा उसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। हमने बच्चों का कवर किया, बूढ़े ऑब्वियसली रहते हैं, बट आई हैव सीन कि न्यूली वेडेड कपल्स, मिड एज कपल्स और गोइंग टुवर्ड 60s कपल्स, ये सारे कपल्स के लिए मैं पूछना चाहूँगा कि न्यूली वेडेड का तो मैं बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि झगड़े बहुत हो रहे हैं। इवन मैंने ये सुना है कि लव मैरिज के बाद भी झगड़े हो रहे हैं, और वाइफ बोलते कि तुझे मेंटल प्रॉब्लम है, हस्बैंड बोलता है कि वाइफ को मेंटल प्रॉब्लम है, एंड देन गोज ऑन। तो उस बारे में आपको ऑब्वियसली बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत लोग आपके पास आते होंगे विद प्रॉब्लम्स। आप बताइए क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या व्हाट इज हैपनिंग। एक्सपेक्टेशंस आर द रीजन फॉर द फ्रस्ट्रेशंस, ओके, राइट। इंटरपर्सनल की बात अपन कर रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की अपन बात कर रहे हैं, या न्यूली मैरिड लाइफ हो या मिडल एज कपल हो या फिर ओल्ड एज कपल हो, बट एक्सपेक्टेशंस आर अ मेजर इश्यूज। एक में के साथ में एक्सपेक्टेशंस रखना, और एक्सपेक्टेशन यदि फुलफिल नहीं होते हैं तो फिर फ्रस्ट्रेशंस आना शुरू हो जाता है, दोनों की ईगो इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। नाउ डेज इफ कपल इज़ वर्किंग, उनके कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है, आइदर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल फिगर पॉइंट ऑफ व्यू या फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो डिफरेंट स्मॉल जो एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस में लोग एक में को साथ कॉम्पीट करना शुरू कर देते, कंपेयर करना शुरू कर देते, एक्सपेक्टेशंस करना शुरू कर देते, एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस। यदि किसी व्यक्ति को रिलेशनशिप मैनेज करना है या अच्छा रखना है, वो दोनों को रखना है। दैट इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड। बॉन्ड एक से नहीं होगा, दोनों को बैलेंस रखना है। सीसॉ टाइप ऊपर नीचे होते रहेंगे तो दोनों को यदि बीच में रखने की कोशिश करना है तो दैट बैलेंस शुड बी मेंटेन बाय द बोथ, नॉट बाय द सिंगल वन। इशू कब होता है, एक अपने हिसाब से बिहेव करना शुरू कर देता है, दूसरे को वो चीज़ जमती नहीं है, पसंद नहीं आती, और वो क्लैशेस शुरू हो जाते हैं और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होता। दैट इज़ अनदर पॉइंट।
कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं रहता। डेफिनेटली आप यदि किसी रिलेशनशिप में आते हो तो आपको एक्सपेक्टेशंस भी आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, आपको कंपैरिजन भी नहीं करना पड़ेगा, आपको कंपटीशन भी हेल्दी रखनी पड़ेगी, और एक एक्सेप्टेंस और एडजस्टमेंट एंड उसको बोलूँगा कि वो अफर्मेशन मतलब जो है वो बता दो। अफर्मेशन जो है सो है कि मैं ऐसा हूँ। अफर्मेशन नहीं रहेगा, कुछ छुपा छापी चलेंगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो अफर्मेशन, एडजस्टमेंट, एक्सेप्टेंस एंड द लो एक्सपेक्टेशंस आर द की फॉर द हैप्पी मैरिड लाइफ। और जैसे आपने मिडिल एज की बात की, जैसे से थोड़ा सा मैरिज बढ़ जाता है तो दोनों एक में को पहचानना शुरू कर देते हैं, बट मिडिल लाइफ में भी कुछ क्राइसिस ऐसे हो जाते हैं कि एट दैट लाइफ फेज में भी लोगों के एक्सपेक्टेशंस, लोगों के इमोशनल रिएक्शंस थोड़े चेंज हो जाते हैं। लोगों का इमोशनल रिएक्शंस, लोगों का बर्ताव एक में के साथ चेंज हो जाता। पीपल स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम द पार्टनर, either it may be the financial issues, either maybe the social figure issues, family issues। मम जॉइंट फैमिली में जो पहले रहते थे अभी वो न्यूक्लियर फैमिली में आ चुके हैं, और उनको हस्बैंड को पसंद नहीं है कि वाइफ ने तो न्यूक्लियर फैमिली में ला लिया और हस्बैंड को तो जॉइंट फैमिली में रहना है। तो पहले तो सब कुछ ठीक चला था जब तक वो जॉइंट फैमिली रह रहे थे, अभी वो यहाँ पे आ गए तो फिर वो उस समय उनका मन हर्ट हो जाता है, और फिर वो बातचीत नहीं होती, वो डायरेक्ट उनके इंटर रिलेशनशिप में क्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं आपके पास कपल्स? सबसे बड़ा प्रॉब्लम कपल्स दो चीज़ें लेके, न्यूली मैरिड लोग तो सेक्सुअल इश्यूज भी लेके आ रहे हैं आज के ज़माने में, ट्रस्ट इश्यूज लेके आ रहे हैं, एक में को जो कंपैरिजन जो है वो कंपैरिजन लेके आ रहे हैं। ये तीन चीज़ें मेरे पास में आते हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं मोस्टली इन प्रॉब्लम्स के? जो आप बोल रहे हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, ट्रस्ट इश्यूज है, शक कर रहे एक में के ऊपर, एंड देन फाइनेंशियली क्या सॉल्यूशन देते हो आप? सोल्यूशन इज सिंपल सोल्यूशन इज उनको साथ में बैठने के बाद में एक मैरिटल थेरेपी या कपल थेरेपी की जरूरत पड़ती है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, उनसे बातचीत करने के बाद में उनके जो भी पॉइंट, दे मोस्टली हैव द सम इरेशनल बिलीफ्स। दोनों ने अपने मन में कुछ इरेशनल बिलीफ पकड़ के रखते हैं, वो इरेशनल बिलीफ को हम चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, और वो इरेशनल बिलीफ्स को बता दे कि बाबा रे तेरा ये इरेशनल बिलीफ है, आपका ये इरेशनल बिलीफ है, शायद आप इसको कम करोगे, इस इरेशनल बिलीफ को आप शायद रैशनल करोगे तो दोनों का लाइफ अच्छा होगा, दोनों में कोई क्लैशेस नहीं रहेंगी और आपका लाइफ अच्छा चलेगा। बट सबसे पहले तो दोनों को साथ में आना आपके पास, वो तो जरूरी है ना। बिल्कुल, वो ही नहीं तैयार होंगे तो कैसे फिर? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बार मेरे पास में आते हैं कि सिंगल पार्टनर आ जाता है, सेकंड पार्टनर आने को तैयार नहीं रहता। ये बहुत कॉमन सवाल है, उसकी वजह से वो ड्रॉप आउट भी होते हैं। लोग एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, हम बोलते हैं कि पार्टनर के साथ में आओ। सेक्सुअल प्रॉब्लम रहेंगे उसमें भी अपने को पार्टनर की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड DST, ड्यूअल सेक्स थेरेपी। उस समय भी पार्टनर को लाके पार्टनर के साथ बातचीत करके, दोनों के साथ बातचीत करने के बाद में उसका सोल्यूशन निकालने का तरीका ढूंढा जाता है। क्या करते फिर? नहीं आ रहे पार्टनर तो फिर इंडिविजुअली आप बात करते? इंडिविजुअली बात करते हैं, इंडिविजुअली हम उनको सोल्यूशन बताने की कोशिश। इंडिविजुअली तो मैंने देखा है कि वो अपनी स्टोरी बताते हैं, मेरी मुर्गी राइट, मेरा एंगल सही है। सही बात, एकदम सही बात है कि जब तक दोनों से बातचीत नहीं करते हैं तो वो नहीं पता चलता, क्योंकि सामने जब दोनों बैठेंगे तो एक में के बारे में झूठ तो नहीं बोल पाएंगे, दे कैन क्रॉस राइट। थोड़ा सा मैं अलग एंगल से बताना चाहूँगा। एक कपल मेरे पास में आता है एंड ही वाज कंप्लेनिंग कि मेरा वाइफ का सेक्सुअल डिजायर इज 0 है, देयर इज नो लिबिडो। तो दैट टाइम वी कैन फाइंड आउट कि कोई डिप्रेशन है या कोई इश्यूज है, तो कोई इश्यूज नहीं मिले। नेक्स्ट टाइम हस्बैंड ही आए, पार्टनर नहीं आए। पार्टनर बोली कि पार्टनर आना नहीं चाहती, हस्बैंड बोला कि आपका दवा से कुछ काम नहीं हो रहा, शी इज़ नॉट इन डिप्रेशन, मेडिसिन भी कुछ काम नहीं कर रही है, आपने सप्लीमेंट दिया वो भी कुछ काम नहीं कर रही है, उसकी इच्छा टोटली 0 है। तो थर्ड टाइम पार्टनर खुद अकेली है, वाइफ खुद अकेली है, एंड शी सेड कि सर आई एम वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अभी जिस सोसाइटी में रहती हूँ मैं ऐसी चीज़ बताना नहीं चाहती हूँ, मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है। ओके, तो आई एम अ लेस्बियन, शी इज अ लेस्बियन, आई एम अ लेस्बियन। तो हाँ, तो डेफिनेटली तो मैं वो शेयर नहीं करना चाहती थी, बट ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आई हैव अ लिबिडो, आई हैव अ सेक्सुअल डिजायर, बट दैट इज नॉट फॉर मेल, दैट इज फॉर समथिंग एल्स। ओके। ये तभी हो पाता है जब वो कम्युनिकेट कर पाता है, तो देन वी कैन गिव सम द हार्मलेस सॉल्यूशन टू देम। अदरवाइज दे आर जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर, ये डॉक्टर के पास वो डॉक्टर के पास जाएंगे एंड देयर इज नो सॉल्यूशन एट ऑल। तो अल्टीमेटली जो प्रॉपर हिस्ट्री जो बोलते हैं या प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन जब तक थेरेपिस्ट को नहीं मिलती है तो सॉल्यूशन निकालना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो राइट इंफॉर्मेशन इज द की। साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनके बारे में लोग बोलते हैं कि वो लोग नींद की गोली देते हैं हमेशा, इसलिए जाते नहीं। देते हैं क्या सच में नींद की गोली? वी आर द माइंड के डॉक्टर, सिंपल भाषा में वी आर ब्रेन के डॉक्टर।
ब्रेन के डॉक्टर हो, माइंड के डॉक्टर हो, बीमारी के हिसाब से दवा देना पड़ेगा। हर व्यक्ति को बीमारी की दवा दी जाती, ना कि नींद की दवा दी जाती। यस, कुछ बीमारी की वजह से उनको जो दवा दी जाती, उनके वजह से उन लोगों को नींद आती है, बट उन दवा से उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, उन दवा से उनको कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है। हालांकि कुछ मेडिसिन से उनको नींद आती, इसका मतलब ये नहीं कि उनको नींद का एडिक्शन हो जाएगा, नींद का प्रॉब्लम हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेंगी, ये सब मिथ्स है। बट ज़रूरत के हिसाब से उनको मेडिसिन देना पड़ सकता है। सिंपल नींद की दवा यदि किसी को दी जाती है, उसको कुछ दिन बाद, नींद की स्पेशली दवा को कुछ दिन बाद बंद की जाती है। और जिस दवा का एडिक्शन नहीं होता है, जिस दवा से वजन नहीं बढ़ता है, जिस दवा को लाइफ लॉन्ग ले सकते, इसी प्रकार की दवा ज़रूरत पड़ने पे कंटिन्यू की जाती है। तो सिंपल नींद की दवा देना ये टोटली मिथ्स है। बीमारी के हिसाब से दवा देते हैं साइकेट्रिस्ट, उसका टाइट्रेट बराबर किया जाता है और साइकेट्रिस्ट हिसाब से वो डिसीजन लेंगे, उस हिसाब से आपने ट्रीटमेंट करना जरूरी है। किसी ने मुझे एक दिन बोला कि सागर, मुझे लगता है तुझे ADHD ये डिसीज़ है। मैंने बोला भाई ऐसे क्यों बोल रहा है? तो बोलता है भाई तू इतना सारी चीज़ें करते रहता है, तेरा मन एक जगह नहीं रहता है, तू कभी वो बोलता है कि मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कभी बोलता है पॉडकास्ट की तैयारी कर रहा हूँ, कभी बोलता है ये कर रहा हूँ, मल्टीपल चीज़ों में तू बिजी रहता है, मल्टीपल चीज़ें सोचता है एट अ टाइम। तो ये 2-3 चीज़ें उसने पता है और तू एक टॉपिक पे रह नहीं पाता है। जैसे ही कुछ चालू है तो तू बोर हो जाता है, पट से बोलता है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं बोर तब होता हूँ जब किसी को मैं कुछ बात करूँ और वो उस बात को छोड़ के कुछ और बात करे, तो मैं बोर हो जाता, बोलता यार मेन मुद्दे पे आ, आजू बाजू की बात मत करी, दैट इज माई नेचर। तो ये सब चीजें ही नोज, और whoever people who knows around me, they said one day to me ADHD। तो मैंने गूगल किया और देयर वेर समवेयर एक पोस्ट में लिखा हुआ था कि 7-8 बिहेवियर होते, मैं 3-4 में क्वालिफाई हो गया। तो सच में मुझे ADHD है या नहीं है, या आप बताइए। आप नहीं, बिल्कुल सही बात किया। ADHD है, एक बीमारी है। ADHD का लॉन्ग फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। सो देयर आर 3 मेजर सिम्टम्स होते हैं। वन इज इन अटेंशन, नंबर 1, सेकंड इज हाइपर एक्टिविटी, एंड थर्ड वन इज इम्पल्सिविटी। ठीक है। तो इफ सम पर्सन, नॉर्मली ADHD ये जो डायग्नोसिस होता है ये चाइल्डहुड में किया जाता है। कोई बच्चा जब स्कूल गोइंग में शुरू हो जाता है, मतलब 5 साल का बड़ा हो जाता है, 5 साल बड़ा होने के बाद 2 एनवायरनमेंट में, फैमिली एनवायरनमेंट में और स्कूल एनवायरनमेंट में, दोनों एनवायरनमेंट में यदि उसका अटेंशन काफ़ी कम है, उसका हाइपर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी इम्पल्सिव है, उसके जो भी हमारे जो क्राइटेरिया दिए हुए वो क्राइटेरिया यदि वो फुलफिल करता है, तो डेफिनेटली दैट बच्चू और दैट चाइल्ड कैन बी डायग्नोज एज ADHD। बट वो उसका इम्पल्सिविटी, उसका हाइपर एक्टिविटी, उसका इनअटेंशन, उसका रूटीन डैमेज कर रहा है, डे टू डे लाइफ डैमेज कर रहा है। हमारे साइकेट्री में क्लियर फंडा है, हर चीज़ लगता है मुझे होने वाला है। सैडनेस मुझे भी हो सकता है, पर डिप्रेशन नहीं है। सैडनेस मतलब डिप्रेशन नहीं है। मेरा सैडनेस इतना बड़ा हुआ है कि मेरा रूटीन डैमेज हो गया, तो भाई बीमारी के चांसेस बढ़ गए। तो इम्पल्सिविटी, हाइपरकाइनेटिक बिहेवियर, हाइपर एक्टिविटी बिहेवियर, इम्पल्सिविटी, इनअटेंटिव बिहेवियर लिमिट से बाहर जा रहा है, 2 एनवायरनमेंट में हो रहा है और पब्लिक को पता चल रहा है कि कुछ तो भी गड़बड़ है, इट इज़ ऑब्जर्वेबल। तो भाई उसका जो लिमिट है, इट इज़ माइल्ड मॉडरेट सीवियर की तरफ जा रहा है। माइल्ड ADHD बहुत बार पता नहीं चलता है एंड वैसे ही अनट्रीटेड रहता है, बट मॉडरेट वालों लोगों को पता चल जाता है। एक आधा बच्चा आता धूम करता है, यहाँ का सब सामान इधर उधर फेंक देगा, यहाँ पे जगह पे नहीं रखेगा, ये उठाएगा वो उठाएगा, एंड डेफिनेटली दैट बच्चू इज कॉल्ड एज हैविंग ADHD। तो मुझे ADHD नहीं है। एडल्ट ADHD एक टर्म है जो लोग इनअटेंटिव रहते हैं। जब तक तुम तुम्हारा नॉर्मल सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग नॉर्मल रखते हो, तब तक हम आपको ADHD नहीं बोलेंगे। जिस दिन आपने बोला कि वाह मैं ये कैमरा नहीं देख पा रहा हूँ, मैं इधर भी नहीं कर पा रहा, वो भी नहीं कर रहा, मेरा काम डैमेज हो रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन मेरा काम ही है लोगों को प्रश्न पूछना, हाँ, तो और मुद्दे पे लाना, मुद्दे की बात करना। आप जब तक एंजॉय कर रहे हैं, आप उससे डिस्टर्ब नहीं हो, तब तक आप एंजॉय करते रहो। लोग ऐसे पैर बहुत हिलाते काम करते करते, तो इज इट सम डिसऑर्डर या नर्वसनेस, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? स्टीरियोटाइप एक मैनरिज्म सबके पास में रहता है। कोई बाल ऐसे घुमा के अच्छा लगता है, नहीं बोलते भाई तू ये पैर हिलाता ना, तू बहुत हाइपर एक्टिव है, तेरे दिमाग में चलते रहता है, ऐसा कुछ होता है? एंग्जाइटी का सिम्टम रह सकता है, प्रिकलिंग करना, ये करना, बार बार यूरिन को जाना, ये सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी भी रह सकता है डेफिनेटली। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि एक सिम्टम है तो बीमारी है। व्हाट इट साइकेट्रिक में फिर से बता दो, सिम्टम शुड बी परसिस्टेंट, परवेजिव, लिमिट के बाहर, और तुम्हारा रूटीन डैमेज हो रहा होगा तो ही तुम बीमारी के बारे में सोचो।
छोटी छोटी इमोशन रिएक्शन तो नॉर्मल माइंड में आने वाली है, छोटी छोटी विचार तो सब नॉर्मल माइंड में आने वाले, छोटे छोटे बर्ताव बदल नॉर्मल माइंड में आने वाले। विचार, बिहेवियर और तुम्हारा इमोशंस लिमिट के बाहर जाके डैमेज हो रहे हैं, तुम्हारा रूटीन डैमेज हो रहा है, तो भाई आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। सोशल मीडिया कितना इम्पैक्ट डाल रही है आजकल की ज़िंदगी पे सबके, लाइक इवन बच्चों से लेके बूढ़ों तक ये चलता रहता है, रील ऊपर ऊपर ऊपर। और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर है उनके लिए तो वही होल्ड लगी है कि कितने फॉलोअर्स है, कितने लाइक्स मिल रहे, कितने शेयर्स। सोशल मीडिया ने तो अपना लाइफ में एक हिस्सा बना लिया है, बट उसका यूज़ कैसे करना है और मिसयूज़ नहीं होने देना है ये अपने हाथ में। सोशल मीडिया का कुछ यूज़ भी अच्छे काम के लिए कर सकते हैं, उसका मिसयूज़ नहीं होना है वो भी अपने हाथ में है। तो उसके लिए अभी फ़िलहाल में जैसे अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने भी कुछ स्क्रीन टाइम का कुछ गाइडलाइंस भेजी है कि बाप रे 2 साल तक बच्चों ने बिल्कुल मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, 2 से 5 साल तक भी बच्चों ने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, 5 साल से 10 साल तक बच्चे ने सिर्फ 1 घंटा मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। और बड़ों ने तुम्हारा जो वर्किंग आवर्स है, प्रॉपर वर्किंग आवर्स यदि डिजिटल पे है, उसी समय आपने मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। रात में 9 बजे के बाद में या 10 बजे के बाद में सोने के पहले बिल्कुल भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मोबाइल के साथ साथ में फिर वो चाहे सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो या एनी अदर थिंग्स हो, तो जो भी डिजिटल मीडिया या रियल वर्ल्ड से अपने को डिटॉक्स करना काफ़ी ज़रूरी है। तो यू डेफिनेटली फॉलो सम गाइडलाइंस। जैसे अपन बोलते हैं योगा करना ज़रूरी है, मेडिटेशन करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो जैसे अपने को बॉडी को फिट करना ज़रूरी है, तो माइंड को यदि फिट रखना है तो सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करना भी काफ़ी ज़रूरी है। Is there anything concept called as social media detox जो आप? Yeah, digital detox is a term. Digital detox is a term nowadays. How do we do that? Yeah, definitely that you should use the guidelines for the screen time. एक अभी स्क्रीन टाइम के हिसाब से अभी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने एक गाइडलाइन दी हुई है, स्क्रीन टाइम के हिसाब से उतना ही स्क्रीन टाइम होना चाहिए। आपके मोबाइल में भी एक देखोगे कि उसमें अंदर में है there are restrictions ऑटोमेटिकली शट ऑफ, कि आपका व्हाट्सअप यदि 5 घंटे के ऊपर चल रहा है तो अपने आप वहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा वो ऐप, या आपका इंस्टाग्राम 2 घंटे के ऊपर चल रहा है, अपने आप वो लिमिट बना दो, वो अपने आप वो ये हो जाएगा। तो डेफिनेटली देयर इज सम टर्म्स की जो डिजिटल मैनेजमेंट और डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन शुड बी डन। डिटॉक्सिफिकेशन कैन लीड टू द डी एडिक्शन, तो उसके आगे में फिर अपन डी एड कर पाए। मेंटल डिसऑर्डर मेल्स में राइट एक्सेप्टेबल नहीं है बहुत लोगों को। अगर मैंने देखा है दोस्तों को या फिर मेल्स के बारे में ज़्यादा नहीं रहे यार, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल नहीं है, बट जैसे ही फीमेल्स के बारे में बात की जाती है, यस इट इज़ अग्रीड, कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता कोई एक मेल को ज़्यादा स्ट्रेस रहता है यार, उसको टेंशन रहते हैं, लाइफ रहते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है ज़्यादा। सो डू यू सी बायस्ड एंगल टू दैट? मेल और फीमेल दोनों भी ह्यूमन एनिमल है। करेक्ट। जितनी बीमारियां मेल में उतनी बीमारियां फीमेल में भी है। सिर्फ मेल घर का प्रमुख व्यक्ति है, मुझे टेंशन होगा तो लोग क्या बोलेंगे, मैं डिप्रेस बोलूँगा तो लोग मुझे क्या सोचेंगे, उसकी वजह से वो भी खुद के बारे में बोलना पसंद नहीं करते। ठीक है, अल्फा मेल। हाँ, अल्फा मेल। तो यदि किसी मेल ने या पुरुष ने रोया तो वो समाज को पसंद नहीं आता। राइट। फीमेल रो सकती है, पुरुष रो नहीं सकता। बट इस माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि पुरुष भी रोते हैं, पुरुष को भी डिप्रेशन हो सकता है। हालांकि मैं ये बोलना चाहूँगा महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुष आत्महत्या का प्रमाण पुरुषों में ज़्यादा है, नंबर 1। सेकंड, पुरुष सुसाइड के जो मीन्स इस्तेमाल करते हैं या जो आत्महत्या के वेपन इस्तेमाल करते हैं, वो दे आर मोर डेंजरस और मोर सीरियस एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। तो 3:1 का रेशो है। राइट। फीमेल का अटेम्प्ट करने का रेशो ज़्यादा है, बट मेल का कमिट करने का मतलब कंप्लीटली सुसाइड करने का रेशो आज भी मेल का ज़्यादा है। राइट। तो डेफिनेटली मेल आल्सो कैन हैव डिप्रेशन, मेल आल्सो कैन हैव स्ट्रेस, मेल आल्सो कैन क्राई। बट वो शो नहीं करते ना, अपना स्ट्रेस दिखाएंगे नहीं, अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे नहीं, वो मैक्सिमम दोस्तों को बताएंगे जो भी उनका है। वो मैंने देखा है कि वो दोस्तों से सब चीज़ शेयर करेंगे, बट मुझे नहीं लगता वाइफ से उतना शेयर करते हैं या फैमिली से उतना शेयर करते हैं। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे फैमिलीज को या वाइफ्स को कि जिससे कि वो उनसे भी वो स्ट्रेस रो पाए उनके सामने? आपने सब एकदम सही बात किया। मेल्स को यदि प्रेशर आया या टेंशन आया या स्ट्रेस आया तो वो लोग इजी सॉल्यूशन ढूंढना कोशिश करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं,
चलो बोलते हैं थोड़ा लिकर ले लेंगे, थोड़ा गम बैठ भुला, जाएंगे, हाँ, एक बैठ दो घंटा चलो जाएंगे, बैठते हैं, बैठ हर चीज का जाते हैं, सोल्यूशन हुई है, बैठ जाते हैं, गम बांट लेते हैं, रात में नींद आ गई तो मेरा सब खत्म हो कुछ ठीक गया। हो जाएगा। Yes. बट व्हाट हैपेंस अर्ली इन द मॉर्निंग, वो स्ट्रेस सेम कंटिन्यूस हो जाता। तो इजी मीन्स इज नॉट, और इजी सॉल्यूशंस और नॉट परमानेंट सॉल्यूशंस। खुद के मन से दवा खा लेना, नींद की गोली खा लेना, लिकर ले लेना, दोस्तों से बात करके बाहर में चले जाना, कभी कभी गलत पैसों पानी में अगर नुकसान हो गया तो गैम्बलिंग करना चालू कर देना। ये तुमने अपनी जो वो ट्रेड मार्केट या शेयरिंग मार्केट की बात किया, उसमें भी बिंदास रिस्की बिहेवियर कर लेना, ये सब चीज़ें स्ट्रेस का एक पार्ट है। बट वो लोग ही किसी से, परिवार से बात नहीं करता, वाइफ से बात नहीं करते, घर वालों से बात नहीं करते, और किसी से बात नहीं करते, और वो उनका डिप्रेशन उस समय बढ़ जाता है। कोई हिडन सिम्टम्स है जो आप किसी वाइफ को टिप देना चाहेंगे कि ये अगर तुम्हारे हस्बैंड में दिख रहा है, मतलब उसको स्ट्रेस है, प्लीज उससे बात करो? 24 घंटा साथ में रहने वाली बीबी को उसके पति में यदि कोई भी चेंज बिहेवियर दिख रहा है पिछले 2 हफ्तों से, इज अ सिम्टम। कंसिस्टेंटली 2 हफ्ते जरूरी है? कंसिस्टेंटली 2 हफ्ते। वैसे तो मूड स्विंग्स होते हैं, झगड़े तो होते हैं, तो आपस में तो झगड़े करेंगे, मारपीट करेंगे। सैडनेस इज नॉट इलनेस, डिप्रेशन इज अ क्लिनिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन हम तभी बोलेंगे जब किसी व्यक्ति को उदासीपन, निराशा, अच्छा नहीं लगना, नींद नहीं आना कंटिन्यूसली 14 दिन तक हो रहे, तभी उसको डिप्रेशन डायग्नोस किया जाता है। तो सिम्टम परसिस्टेंट है, परवेजिव है, 14 दिन से है या 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है, तो तभी उसको क्लिनिकल डिप्रेशन बोलेंगे, क्लिनिकल सिम्टम बोलेंगे। अदरवाइज सैडनेस इज नॉट अ डिप्रेशन। राइट। मुझे किसी ने डांटा, आपने मुझे कुछ बोला, मुझे बुरा लगा, ये मेरा इमोशनल रिएक्शन है। बट 14 दिन से आप मेरे को आपसे मैं नाराज हूँ, बातचीत नहीं कर रहा हूँ, गुमसुम रह रहा हूँ, आ नहीं रहा हूँ, कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, तो शायद मुझे डिप्रेशन हो गया है। तो हमने ये सारी चीज़ें बात करी है डॉक्टर आशीष, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बताइए, क्या क्या ट्रीटमेंट्स आप यूज़ करते हैं और लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और आप लोग जो भी यूज़ करते हो? मैं 2 तरीके से बताऊंगा। हर मेंटल बीमारी एक तो क्लिनिकल है, एक तो रिएक्टिव है। क्लिनिकल सिंड्रोमिक बीमारी है, जैसे सिजोफ्रेनिया हमने बोला है इसके पहले, उस व्यक्ति को मेडिसिन इज़ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। उन व्यक्ति को मेडिसिन देना ही देना है। वो कितने दिन तक देना है वो पेशेंट और साइकेट्रिस्ट दोनों मिलकर सलाह मसलत करके डिसाइड करेंगे। नंबर 1, यदि किसी चीज़ को रिएक्टिव सिंड्रोम है, रिएक्टिव डिप्रेशन है, उस व्यक्ति को 2 प्रकार का ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। एक मेडिकेशन वाला, मेडिसिन वाला, साथ साथ में थेरेपी वाला। थेरेपी में फिर आता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी। तो ये थेरेपी का पार्ट जो दवा के अलावा रहेगा, और दवा, ये दोनों को मिला के उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। दवा कितने दिन लेना है, कैसे लेना है, कितने दिन बाद कम करना है, ये हर महीने या हर 2 महीने में साइकेट्रिस्ट के पास जाके उनकी सलाह लेने के बाद ही आप करें। खुद के मन से दवा लेना गलत है, खुद के मन से दवा बंद करना भी गलत है, ज़्यादा दवा खाना भी गलत है, कम दवा खाना भी गलत है। अपने मन से नहीं ये ठीक हो जाएगा, शादी कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा, ये भी काफ़ी गलत है। ठीक है, कुछ नहीं, ये इसका हवा पलट कर देंगे, इसको नागपुर से बाहर भेज देंगे तो ठीक हो जाएगा, या इसको गांव भेज देंगे तो ठीक हो जाएगा, ये भी गलत है। तो ये छोटे छोटे मन में जो आपके मिसकंसेप्शन है उसको दूर करना चाहिए। बीमारी का स्वरूप पहचानो, बीमारी का जैसा स्वरूप रहेगा उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। हर कोई का ब्रेन स्ट्रांग नहीं रहेगा, हर व्यक्ति का विल पावर स्ट्रांग नहीं रहेगा, हर किसी व्यक्ति का ब्रेन सेंसिटिव रह सकता है, और सेंसिटिव लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। इस माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा। सर, बहुत सारे डिजीजेस देखे, पार्किंसंस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जैसे गजनी मूवी में दिखाया है। आई थिंक तारे ज़मीन पर एक मूवी है जिसमें दिखाया है कि वो छोटे बच्चे को वो स्पीड नहीं जज कर पा रहा है, वो अलग स्पीड में चल रहा है, वो कुछ और इमेजिन कर रहा है, बट वो टैलेंटेड है, बट उसको कोई ऐसा मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, बट है कुछ तो है, कुछ बीमारी, आई डोंट रिमेंबर द नेम नाउ। ऐसे बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया गया है, और ये सारे डिजीज़ है, न्यूरल प्रॉब्लम्स है, ये सब कौन से कैटेगरीज में आते हैं? या एपिलेप्सी है, दैट यू आर एक्सपर्टीज, दैट इज ऑल्सो अ न्यूरल प्रॉब्लम, राइट? पार्किंसनिज्म या तारे जमीन पे, या अपने गजनी या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, या फिर स्प्लिट पर्सनालिटी, ये बहुत देखते हैं हम लोग मूवीज में। स्प्लिट पर्सनालिटी साइकोलॉजिकल में जाएगा। अच्छा, हाँ, तो पार्किंसन, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस लाइक गजनी या तारे जमीन पे, तो उसको मैं एक इसमें बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और पार्किंसन ये प्रमुख न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। दीज आर द ब्रेन डिसऑर्डर्स।
न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन के अंदर में न्यूरॉन्स रहते हैं, उसके अंदर में विद्युत गतिविधियाँ चलती रहती है, उसके अंदर में कुछ कम ज़्यादा हो गया, उसके ब्रेन के अंदर में कुछ न्यूरॉन्स में कम ज़्यादा हुआ, उसके अंदर में कुछ प्रोटीन्स कम ज़्यादा हो गए, तो ये पार्किंसन जैसी समस्या, मेमोरी प्रॉब्लम्स, डिमेंशिया, ऐसी बीमारियाँ होती है। विच यू डोंट हैंडल? नहीं, नॉर्मली दे आर डन बाय द न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, neurologists, especially neurophysicians, and if they have these are called the neuropsychiatric disorders. The neurological part is done by the neurologist. If they have some behavior issues, behavior problem, that can be handled by the psychiatrist. Got it. But primary treatment of the Parkinson dementia is done by the neurologist, and the behavior aspect is treated by the psychiatrist. Got it. Sir, Second, आपने जो तारे जमीन पर वाली बात की, that is called as the LD or SLD, specific learning disability. So this disability or autism जो बोलते हैं, उसमें उन्होंने डिस्लेक्सिया बता दिया, ऑटिज्म इज वेरी फेमस टर्म. दिस आर अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. ब्रेन का जब विकास होते रहता है, विकास होते समय ब्रेन के सिंपल लैंग्वेज में वायरिंग में कुछ गड़बड़ हो रही है, उनके न्यूरो डेवलपमेंट में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो उस समय ऐसे प्रकार के उनको कुछ लक्षण दिखते हैं, उनको ऑटिज्म या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, जिसके अंदर में उसको पढ़ाई में गड़बड़ हो सकती है, लिखने में गड़बड़ हो सकती है, बोलने में गड़बड़ हो सकती है. उसकी वजह से उनका पढ़ाई में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हो जाता है. ऑटिज़म वाले बच्चे अपने आप में स्वमग्न रहते हैं, बच्चों के साथ मिक्स नहीं होते, आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर पाते, अपने आप खेलते हैं, एक ही चीज़ बार बार करना शुरू कर जाते हैं, उसको सेल्फ प्ले भी बोलते हैं, सेल्फ प्ले करना शुरू कर देते हैं. तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये पेडियाट्रिक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है. थर्ड, आपने बोला इपिलेप्सी. इपिलेप्सी एक प्रमुख न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसके अंदर में मैंने जैसे बोला कि विद्युत गतिविधियाँ अपने ब्रेन में चलती रहती है, उस गतिविधियों में कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ सिग्नल्स में कुछ गड़बड़ होगी तो बार बार दौरे आते हैं, जिसको अपन सीजर्स बोलते हैं. तो ये सीजर्स के काफ़ी कारण हो सकते हैं, वो आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं, हेरिडेटरी हो सकता है, इडियोपैथिक जिसका कोई कारण नहीं, बिना कारण से भी उनके न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस रहेंगे तो भी ये समस्या हो सकती है. इन्फेक्शन, ब्रेन में इन्फेक्शन की वजह से सीजर आ सकते हैं. फेब्राइल सीजर सुना होगा कि जो 6 साल के कम बच्चों के कभी कभी बुखार आने के साथ में मिर्गी या फिट्स आती है, वो भी फेब्राइल सीजर बोल सकते हैं. इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ब्रेन के कुछ डिसऑर्डर रहते हैं, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, उसकी वजह से भी मिर्गी या दौरे आ सकते हैं. तो अलग अलग कारणों की वजह से भी एपिलेप्सी व्यक्ति को हो सकती है. यू आर एन एपिलेप्सी एक्सपर्ट एज वेल, तो व्हाट आर द सॉल्यूशन? बीइंग एज एपिलेप्टोलॉजिस्ट आई कैन से कि जो भी एपिलेप्सी व्यक्ति उसके रिलेटिव जब लेके आते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज, नंबर 1. ठीक है, वी हैव टू डायग्नोज वेदर विच टाइप ऑफ एपिलेप्सी पेशेंट इज हैविंग, वेदर इट इज अ फोकल, वेदर इट इज जनरलाइज, उसका कोई कॉज मिलता है क्या. ठीक है, कॉज नहीं मिलता है, हेरिडेटरी है, इडियोपैथिक है, तो उसका ट्रीटमेंट आता है, प्रॉपर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आते हैं, पेशेंट का प्रोफाइल देख के उसको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दिए जाते हैं, उसका डोज एडजस्टमेंट किया जाता है, और कोई व्यक्ति यदि वो डोज प्रॉपर लेता है तो शायद वो व्यक्ति 1 साल 2 साल के लिए सीजर फ्री भी रह सकता है. तो डेफिनेटली प्रॉपर एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है. सिर्फ उसका ट्रीटमेंट बुआबाजी न करते हुए या इधर उधर न दिखाते हुए प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसाइकेट्रिस्ट को दिखाना जरूरी है. आपने बोला कि ये जो हेरिडेटरी रीजन या जो भी रीजंस बताए आपने, उसके अलावा आपने भी बोला कि रूट कॉज कोई और रूट कॉज भी होता है क्या? मतलब इन्फेक्शंस है कुछ में, कभी ब्रेन में अंदर में कोई ट्यूमर निकल सकता है. व्हाट इज इडियोपैथी? इडियोपैथिक मतलब विदाउट एनी कॉज, ऐसे ही हो गया इन जनरल. तो सर, जब इनको सीजर्स आते हैं, मैंने देखे हैं, आई हैव सीन सम एपिलेप्सी पेशेंट, सीजर्स आते हैं, तो सजेस्ट कीजिए फैमिली मेंबर्स या आसपास वालों ने क्या करना चाहिए? बिल्कुल, यदि किसी व्यक्ति को सीजर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मली वी कैन कॉल इट जनरलाइज सीजर, जिसके अंदर में मुंह उनका टेढ़ा हो जाता है, मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है, आंखों से कभी पानी आता है, कभी कभी टंग बाइट से खून निकल जाता है, कपड़ों में पेशाब हो जाती है, तो उस समय उस व्यक्ति को एक साइड में लिटा कर उसका जो चीन है, चीन को हल्का सा ऊपर करके उसको एक सेफ पोजीशन देना काफ़ी ज़रूरी है. वो जो सीजर का जो ड्यूरेशन रहेगा वो आइदर 30 सेकंड का रहेगा या मैक्सिमम 40 सेकंड का रहेगा या 1 मिनट का रहेगा. तो उसको सेफ्टी जगह पे ला के सेफ्टी पोजीशन देना सबसे पहली ज़रूरत है. नंबर टू उसको उस समय कोई भी पैड,
कोई चप्पल या कोई अलग चीज़ सूंघाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही व्यक्ति को सीजर्स ख़त्म हो जाते हैं, उसको प्रॉपर उसका जो चेकअप करके उसको सेफ्टी पोजीशन पे सेफ जगह पे रख के उसका आगे का जो असेसमेंट है वो एक डॉक्टर से करना ज़रूरी है। उसको हम बोलते हैं कि पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन में है या पोस्ट इक्टल उसका कोई समस्या है, वो कैसा बिहेव कर रहा है। कभी कभी एपिलेप्सी के बाद में पेशेंट ज़्यादा वायलेंट भी हो जाते हैं, कभी कभी गुस्से वाले हो जाते हैं, उन कन्फ्यूजन में इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो उस समय ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर को दिखा के उसका प्रॉपर इलाज करना जरूरी है। या बट पैनिक होती है फैमिलीज, उनको जब पैनिक देखती है तो वो ऑटोमेटिकली जाता है क्या? अगर वो 1 मिनट के ऊपर चल रहा है तो इज देयर अ प्रॉब्लम? डेफिनेटली 1 मिनट के उसको स्टेटस इपिलेप्टिकस बोलते हैं। अच्छा, उसको इस कंडीशन को यदि वो जाता नहीं उसको स्टेटस, तो डेफिनेटली उस समय उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना जरूरी है। डॉक्टर आजकल कुछ मेडिसिन भी आते हैं जिसका नाम रहता है क्लोबाजाम या क्लोनाजेपाम, ऐसे कुछ मेडिसिन भी आते हैं। उस समय उस व्यक्ति को सीजर जब होता है या होने के बाद वो टैबलेट उस समय इमरजेंसी टैबलेट भी उस समय दिए।